हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिमरनदीप सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में हमारा जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का एमबीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 है, उसका जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है जिसका नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसका हम सारा प्रैक्टिकल पार्ट कवर करेंगे। और जो दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आए हैं, हम उसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो कवर करेंगे। ठीक है जी। और जिससे आपका सारा प्रैक्टिकल पार्ट कवर हो जाएगा, और थ्योरी के लिए एज यूजुअल मैं आपको ऑडियोज प्रोवाइड करा दूंगा। और जो इसके सारे नोट्स हैं, सब कुछ है, वो जो हमारी ओपन ड्राइव है, गूगल ड्राइव है, आपको उसमें मिल जाएंगे। मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ ये सब्जेक्ट करने से पहले, क्योंकि मुझे बहुत सारे ना फ्रेंड्स के भी डीएम आते रहते हैं कि सेमेस्टर 4 तो हमारा खत्म होने वाला है, उसके बाद हम क्या करेंगे। अभी तो हम कुछ फर्म्स में काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग सीख रहे हैं। तो बिना किसी को डिफेम करे हुए, बिना किसी को नीचे दिखाए, मैं आपके साथ में एक छोटी सी बात प्लीज शेयर करना चाहता हूँ। जैसे हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हम में से काफी सारे लोग हैं जो फर्म्स में, ऑफिस में काम करते हैं, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अकाउंटिंग करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, जो भी उनको डेटा प्रोवाइड करते हैं कंपनीज, उसकी वो फीड करते हैं। और उस सब लोग ना नॉर्मल सैलरीज अर्न करते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि जो किसी की सैलरी है वो खराब है, छोटी है, बड़ी है। बट मुझे बहुत सारे बच्चे ना मैसेज करके पूछते हैं कि अगर हम भी लाखों में कमाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। तो आपको सिंपल मतलब बता रहा हूँ, जो काम आप कर रहे हो अगर किसी फर्म में अकाउंटिंग का काम, वो तो कोई भी इंसान कर सकता है, वो तो 12वीं पास भी कर लेगा। तो आपको कोई इंसान लाख रुपए की सैलरी क्यों देगा? कोई भी नहीं देगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी सैलरी अच्छी हो, तो आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब रिपोर्टिंग का सिंपल मतलब क्या होगा कि फाइनेंशियल डेटा की प्रेजेंटेशन कैसी होगी, कम्युनिकेशन आप कैसे करोगे फाइनेंशियल्स का स्टेक होल्डर्स के साथ। इसके अलावा एनुअल रिपोर्ट्स बनाना, स्टेटमेंट्स बनाना, एमडीए बनाना, या इसके अलावा जो डिस्क्लोजर्स हैं या फिर जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसको कैसे फॉलो करना। जब तक आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दोगे ना, तो तब तक, जब तक आप डेटा एंट्री की जॉब करते रहोगे, तो हमेशा आप हमेशा नॉर्मल सैलरीज ही अर्न करते रहोगे। तो मैंने अब सबको एक बात समझा दी है कि अगर आप चाहते हो ज़्यादा पैसा कमाना, तो आपको आना चाहिए। ठीक है। इसके साथ ही मेरी बकबक स्टार्ट होने वाली है, चैप्टर 6 पे हम आने वाले हैं। चैप्टर 6 का जो चैप्टर 6 ना पूरा ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल पार्ट है, और चैप्टर 6 के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी काफी सारा हमारा वो आ रखा है, क्या कहते हैं, कोई पेपर में भी आ रखा है, बट रिवीजन क्लास में और क्लासेस में बहुत ज्यादा इसको बताया नहीं हुआ। और ये चैप्टर थोड़ा अजीब सा था, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज्यादा इनलाइन में थे। तो मैंने फिर अपने हैंड रिटन नोट्स बना के इसको इनलाइन किया। तो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला टॉपिक जो इसमें वो है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। मैं आपको साथ से बुक भी दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल सके। ये देखो, ये वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, ये हमारी बुक का टॉपिक है, और इसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस भी गिवन है। ठीक है। ये जो फॉर्मेट हमारी बुक में मेंशन है ना, अब मैं क्या ही बताऊं। ये फॉर्मेट जिन्होंने बनाया है, थोड़ा आधा अधूरा सा बनाया हुआ, और जो उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं वो भी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं है। तो मतलब जिन्होंने फॉर्मेट बनाया उसने क्वेश्चंस नहीं बनाए ना। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि हम कॉपी पेस्ट करते हैं, तो कॉपी पेस्ट करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, दिमाग चाहिए। तो वो ज्यादा यूज नहीं किया हुआ कि जैसे दिल किए वैसे आंसर्स निकाल दी। अब इतना अगर आपको है कि अब सोच रहे हो, तो आपको पहले एडमिशन लेने से पहले सोचना चाहिए था। अब तो हमारा लास्ट सेमेस्टर है, अब कुछ कर नहीं सकते। आई होप कि अब हम पेपर पास करें और जल्दी से यहाँ से निकले। तो हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। ये वैल्यू एडेड स्टेटमेंट वो वाली स्टेटमेंट नहीं है जो हमने 11th और 12th में पढ़ी थी इकोनॉमिक्स में, वो उससे अलग है। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, अगर हम कुछ इनपुट डालें किसी बिजनेस में और उसको हम प्रोसेस करें, उससे क्या आ जाता है, हमारा आउटपुट आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी ना इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर मोर लेस मैं आपको बताऊं, लेट्स से मैंने क्या करना है, मैंने ना छोले भटूरे बनाने हैं। ठीक है। अगर मैंने छोले भटूरे बनाने हैं, उसके ऊपर मुझे इनपुट डालना पड़ेगा। लेट्स से मैंने इनपुट डाला 20,000 रुपीज का, अच्छी बात है। अब मैं उसमें प्रोसेस करा, अब प्रोसेस का किया, अब रॉ मटेरियल तो मैंने डाल दिया 20,000 रुपए का। बट अब उसको प्रोसेस करने के लिए लोग चाहिए, छोले भटूरे बनाने के लिए छोले का तो आ चुका है, छोले का तड़का कोई इंसान लगाएगा, उसके बाद छोले और जो भटूरे हैं उसको वो टक टक करके, वो आवाजें नहीं आती जैसे ताड़ियां मारने वाली, वैसे करेगा, फिर उसको फ्राई करेगा और कोई परोस के देगा थाली में। तो ये सारा हो गया प्रोसेस, और हमारा लास्ट में आउटपुट क्या निकल गया, वो निकल गया हमारे छोले भटूरे। देखो, हमने रॉ मटेरियल डाला था छोले भटूरे के लिए 20,000 रुपए का। हमने प्रोसेस जो मतलब हमारी जो सब ये मेहनत थी, वो मेहनत कितनी की लगी, 15,000 की। हमारा आउटपुट कितने का आया, हमारा आउटपुट आया 35,000 का। तो अगर मैं बोलूं कि एक सिमरनदीप अगर ये बिजनेस कर रहा है, तो सिमरनदीप ने इस प्रोसेस में कितना अपनी तरफ से वैल्यू एडिशन किया, तो वो वैल्यू एडिशन किया उसने 15,000 का। अब ये कैसे निकला, इनपुट तो मैंने मार्केट से खरीदा है, तो मैंने अपनी तरफ से कितना वैल्यू एडिशन किया, 15,000 रुपीज का वैल्यू एडिशन किया, और मेरा क्या गया, आउटपुट। तो अब हमें इस कॉन्सेप्ट में ना ये सीखने की वैल्यू एडिशन कितना एक बिजनेस में होता है, और वो वैल्यू एडिशन किन वजह से हो रहा है या किन लोगों से हो रहा है। तो देखो, वैल्यू एडिशन ना एक तो होता है एम्प्लॉइज की वजह से। एम्प्लॉइज की वजह से क्या होता है,
ऑब्वियसली जब कोई एम्प्लॉइज काम करते हैं तो एम्प्लॉइज ही मेन होते हैं ना जो काम करते हैं, तो एक तो वैल्यू एडिशन उनकी वजह से होता है। तो जो 15,000 वैल्यू एडिशन हो रहा है उसमें एक पार्ट किसका आ रहा है, एम्प्लॉइज का आया है। और सेकंड पार्ट किसका आ रहा है, डायरेक्टर। ऑब्वियसली डायरेक्टर भी तो काम करते हैं ना एक कंपनी में। छोले भटूरे की दुकान में डायरेक्टर काम नहीं कर सकते, ऑल दो जो छोले भटूरे की दुकानें जो रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं उनमें भी डायरेक्टर होगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या आगे, शेयर होल्डर्स आगे। शेयर होल्डर या फिर कोई फाइनेंसर आ गया, अगर उस कंपनी के पास शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया होगा, ओनर्स ने पैसा लगाया होगा, या कुछ हो सकता है ना उन्होंने बाहर से डेट में भी उठाया हो, तो ये हो गया। और फोर्थ क्या गया, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने क्या इनपुट डाला, बिल्कुल डाला। एक बात बताओ, जो भी हम रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं इंडिया में कोई भी, तो उसमें गवर्नमेंट ने ही मतलब हमें मतलब दे रखे ना। चाहे जैसे अभी अभी मैं घर पे बैठा हूँ, तो एक घर पे भी जो हम रोड पे हम घूम फिर रहे हैं, तो ये किसने बनाई है, गवर्नमेंट ने बनाई है। तो गवर्नमेंट भी इस प्रोसेस का क्या बनती है, एक पार्ट बनती है। और लास्ट के बनती है वो कंपनी, ठीक है। और वो जो कंपनी है वो भी क्या बन जाती है, उसका पार्ट। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पर ना रजौरी गार्डन में यहाँ पर पार्क में, मतलब पार्क के पास मतलब रिलैक्सो के पास, पार्क कह रहा हूँ सॉरी, रिलैक्सो के पास एक कार्ट लगाते हैं अर्जुन छोले भटूरे वाला। भाई बहुत जबरदस्त होते हैं। अगर आप कभी भी रजौरी गार्डन आओ ना, तो ना मेरे रिकमेंडेशन पे ना अर्जुन छोले भटूरे वाले के पास खा के जाना। रिलैक्सो के बिल्कुल पास में, आप गूगल भी करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। सुबह 6 बजे स्टार्ट कर देते हैं और दोपहर में 2:30 बजे तक होता है। तो बहुत गजब है। और वैसे वो मुझे जानता भी है, आओगे तो मेरी फोटो दिखा देना, वो पहचान भी जाएगा, क्योंकि मैं उसका रेगुलर का ही कस्टमर हूँ। चलो ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि वैल्यू एडिशन में क्या क्या होता है, एक तो एम्प्लॉइज, एक डायरेक्टर, एक शेयर होल्डर्स और एक गवर्नमेंट और एंटिटी। इन सब की हेल्प से ना हमने ये 15,000 का क्या किया, वैल्यू एडिशन किया, ठीक है। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला कहता है मार्केट प्राइस ऑफ टोटल आउटपुट माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये जस्ट एक फॉर्मूला हमारी बुक में मेंशन था, तो मैंने आपको मेंशन कर दिया। अब ये फॉर्मेट है वैल्यू एडेड का, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको स्टोरी सुनाई है ना, अगर आप उसी सबसे करोगे तो आपको एकदम से ना समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो इसका फॉर्मेट है ना, क्या है, उसमें क्या आएगी, सबसे पहले आएगी सेल्स। सेल्स में मैं क्या इंक्लूड कर दूंगा, जीएसटी, और एक्सक्लूड क्या कर दूंगा, कोई रिबेट या फिर कोई डिस्काउंट। इसका क्या मतलब है, ऑब्वियसली ना अर्जुन छोले भटूरे वाला पूरा दिन जो सेल्स कर रहा है मैं उसकी सेल्स में ऐड कर दूंगा। ऑब्वियसली अगर वो जीएसटी चार्ज कर रहा है तो वो जीएसटी भी उसी में चार्ज रहेगा ही रहेगा। एक्सक्लूड क्या कर दूंगा, अगर किसी ने कोई सेल्स रिटर्न कर दी तो ऑब्वियसली मुझे उसको माइनस करनी पड़ेगा। और अगर उसने कोई डिस्काउंट दिया तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और साथ में हमने क्या ऐड कर दी, कोई अदर इनकम होगी या फिर कोई अदर कोई डायरेक्ट इनकम होगी, उससे मेरी क्या आ जाएगी, टोटल इनकम आ जाएगी। समझ गए मेरी बात को। उसके बाद मुझे क्या माइनस करना है, कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विस। याद है हमने देखा था कि यहाँ पर ये देखो, ओहो कहाँ गया, ये देखो, ये हमने करा नहीं था, करा था कि ये रॉ मटेरियल ये सब कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी मैं निकालूंगा ना। तो ऐसे ही करके अब हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड स्टोर, ये जो भी है ना ये इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। मैं एक बार इसको रेड पेन से साथ साथ यूज कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। चलो, तो कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विस क्या करना है, माइनस। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल का क्या पार्ट होता है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन एक्सपेंसेस। इसमें कोई भी प्रोडक्शन से रिलेटेड या ऑपरेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस आ जाएंगे, बट वेजेस, सैलरीज, बोनस, सेस या फिर लोकल टैक्सेस ये नहीं आएगा। आप कहोगे ये क्यों नहीं आ रहा, एक बात बताओ, जो भी ये 5 लोगों से रिलेटेड है ना चीजें, मैं एक बारी आपको, बैठ जा भाई, जो भी ये 5 लोगों से चीजें रिलेटेड है ना, ये अभी फिलहाल ना इस स्टेटमेंट में नहीं आएंगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो भी मैंने ये लोगों के नाम लिखे ना, एम्प्लॉइज, डायरेक्टर, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट एंटिटी, इनसे रिलेटेड जो भी चीज होती है वो नहीं आती। कैसे, शेयर होल्डर्स को हम क्या देते हैं, डिविडेंड, वो भी नहीं आएगा स्टेटमेंट में। फाइनेंसर को हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, वो भी नहीं आएगा। गवर्नमेंट को हम क्या देते हैं, टैक्सेस, वो भी नहीं आएगा। एंटिटी को क्या रखते हैं अपने पास, सेविंग्स, रिटेन्ड अर्निंग, वो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ठीक है। तो इसमें हमने प्रोडक्शन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होंगे, तो ये हम क्या कर देंगे, माइनस। उसके बाद हम क्या माइनस करेंगे, कोई भी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव के एक्सपेंसेस होंगे, बट इसमें हम वही रेम्यूनरेशन या फिर सिटिंग फीस, मतलब कोई भी डायरेक्टर से रिलेटेड खर्चा होगा वो भी माइनस नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि डायरेक्टर से रिलेटेड ये है। तो जो भी 5 लोग हैं उनसे रिलेटेड कोई भी चीज है ना, वो यहाँ पर ना नहीं आएंगी। मतलब उसको हमें क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। क्या करना है, एक्सक्लूड, मतलब ये इसकी कॉस्ट को पार्ट नहीं बनाना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रोडक्शन, ऑपरेशन एक्सपेंसेस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या कोई भी होगी, हमें जो 5 लोग हैं ना उनको इस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना, इसका कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट एंड वर्किंग कैपिटल। यहाँ पर हम सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन्स क्या करेंगे, माइनस करेंगे। शॉर्ट टर्म लोन वाला क्यों, क्योंकि एक बात बताऊं, क्या अगर लॉन्ग टर्म वाला होगा ना, तो वो किसका बन जाएगा, फाइनेंस का बन जाएगा। और फाइनेंस का क्या बनता है, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट तो मैंने आपको बताया नहीं आएगा। तो जो भी हम ये वाली कॉस्ट लिख रहे हैं ना,
चाहे वो ये क्या हो गया, चाहे वो हमारी प्रोडक्शन हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हो या इंटरेस्ट हो या कुछ भी हो, उसके अंदर जो 5 लोग हैं उसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं आएगा। इस करके मैंने हर जगह पर क्या लिख दिया, देखो ये एक्सक्लूड, ये भी एक्सक्लूड, ये भी एक्सक्लूड, ठीक है। और इंटरेस्ट आएगा यहाँ पर माइनस, बट कौन से इंटरेस्ट आएगा, सिर्फ शॉर्ट टर्म वाला आएगा, ठीक है। जैसे कोई वर्किंग कैपिटल का, कोई बैंक ओवरड्राफ्ट का, या फिर कोई कैश क्रेडिट का, समझ पा रहे हो। उसके बाद माइनस क्या करूंगा, रिकवरेबल टैक्स। देखो मैं, हम सब बड़े बच्चे, हमें पता है अगर तो कोई ऐसा जीएसटी है जिसका हमें ऊपर क्या मिल सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकता है, तो वो मैं क्या कर दूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा, चाहे वो जीएसटी को या फिर वो एक्साइज ड्यूटी को। अगर तो हम आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है तो हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, वैल्यू एडेड इनकम आ जाएगी, वैल्यू एडेड आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या प्लस कर दूंगा, कोई भी मेरी जो इनडायरेक्ट इनकम है वो क्या कर दूंगा, मैं इसको ऐड कर दूंगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा, मेरा ग्रॉस वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो। अब ये जो ग्रॉस वैल्यू आ गया, ये क्या आ गया, ग्रॉस वैल्यू ये आ गया, ये वाला 15,000। अब आप समझो, अब इसका स्टेटमेंट का अगला पार्ट बताऊं क्या है। अगला पार्ट वो बताता है कि ये जो ग्रॉस वैल्यू आया है 15,000, क्या बोला है मैंने, ये जो ग्रॉस वैल्यू आया है 15,000, ये किन की वजह से आया है, एम्प्लॉइज, डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट और एंटिटी, इनमें मैं क्या करूंगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। क्या करूंगा, इनमें डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। सबसे पहले तो ये जो मेरा स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट था, उसमें से मैंने क्या निकाला, उसमें से मैंने निकाला कि मैंने एक बिजनेस में कितना वैल्यू ऐड किया है, ठीक है। उसके बाद अब मैं सेकंड स्टेटमेंट में क्या निकालूंगा, उसके बाद मैं सेकंड स्टेटमेंट में निकालूंगा इसका एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन क्या करेंगे, वही जो मैंने ऊपर 5 लोगों के नाम लिखे थे, क्या लिखे थे नाम, एक तो हमने एम्प्लॉय को देनी है पेमेंट, एक हमने डायरेक्टर को पेमेंट देनी है, एक हमने गवर्नमेंट को पेमेंट देनी है, एक हमने फाइनेंसर को पेमेंट देनी है, और एक हमने एंटिटी की ऋण रखनी है, वो मैंने यहाँ पर रख दी। समझ पा रहे हो मेरी बात को, नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक एक करके आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं आगे। क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। एम्प्लॉइज के अंदर क्या क्या खर्चे आएंगे, देखो यहाँ पर नोट में लिखा है, चाहे एम्प्लॉय फुल टाइम हो, चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉय हो, या फिर वो टेम्परेरी एम्प्लॉय क्यों ना हो, चाहे वो पार्ट टाइम एम्प्लॉय क्यों ना हो, सबका सब चीजें क्या आएंगी, आएंगी। चाहे वो हमने उनको पेमेंट कैश में दी हो, चाहे कुछ काइंड में दी हो, सब कुछ क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा। बट दो चीजें एक्सेप्शन है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं वो इस स्टेटमेंट का पार्ट ही नहीं बनेंगे। देखो जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है ना, वो हमारे एम्प्लॉयज ही नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं जब जैसे ऑडिट करने जाता था आरबीएस में, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में, तो वहां पर ना मतलब जो वहां कर जो स्टाफ होता था, जो मतलब वहां के वॉचमैन या जो भी सिक्योरिटीज वाले होते थे, तो सिक्योरिटी वाले ना आरबीएस के अपने एम्प्लॉय नहीं होते थे, वो कॉन्ट्रैक्ट के वर्कर्स होते थे। वो काम तो करते थे आरबीएस के यहाँ पर, बट वो लोगों को सैलरी कौन देता है, वो सैलरी देती थी कोई दूसरी कंपनी, तो वो उसके एम्प्लॉयज है, तो वो उसके वहां पर वैल्यू एडिड में आएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का हम क्या करें, वो तो हमारे यहाँ पर सिर्फ काम कर रहे हैं, बट एम्प्लॉयज वो हमारे है ही नहीं, ना वो हम उनको सैलरी दे रहे हैं, तो सब कुछ उससे रिलेटेड हमारे यहाँ पर नहीं आएगा। और एक्सेप्ट क्या करना, ऑफिशियल रीइंबर्समेंट। जैसे मैं आपको बताऊं, जब ऑडिट पे मैं जाता था तो ऑब्वियसली वहां पर चाहे हमारे लंच का खर्चा हो या फिर मेरे आने जाने का ट्रैवल का एक्सपेंस हो, तो कंपनी रीइंबर्स करती है। तो वो तो मेरा एक्सपेंस ही नहीं हुआ ना, अगर वो मेरा एक्सपेंस ही नहीं हुआ तो मुझे उसको यहाँ से हटा देना पड़ेगा। अगर किसी भी चीज के लिए ऑफिशियल रीइंबर्समेंट आपको मिल जाती है तो वो इसका पार्ट नहीं बनेगा। समझ पा रहे हो, तो मैंने एम्प्लॉइज के बारे में आपको बता दिया। उसके बाद क्या आ जाना, डायरेक्टर। अब डायरेक्टर, हर कोई डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर हो, फुल टाइम, पार्ट टाइम, स्लीपिंग डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर हो, सब डायरेक्टर का यहाँ पर आएगा। चाहे इसको पेमेंट कैश में मिल रही हो, चाहे इसको पेमेंट काइंड में मिल रही हो, और चाहे डायरेक्टर को पेमेंट मिले या उसके डिपेंडेंट को पेमेंट मिले, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। एक्सेप्ट वही ऑफिशियल रिइंबर्समेंट, अगर कोई ऑफिशियल रिइंबर्समेंट हो रहा है तो वो नहीं होगा। एग्जांपल सोचो, कोई कंपनी का डायरेक्टर कोई फॉरेन टूर पे जाता है और उसको अ, उस पेमेंट के लिए उसको रिइंबर्समेंट मिल जाती है, तो थोड़ा ना पार्ट बनाएंगे इस चीज का। अच्छा, अब आगे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को हम क्या क्या दे सकते हैं, कोई डिविडेंड टैक्स, कोई इनकम टैक्स प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स दे सकते हैं, वो सब कुछ आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा, फाइनेंसर को हम क्या क्या देते हैं, ओनली लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। अब ये समझ गए मैंने यहाँ पर क्यों लिखा था। देखो यहाँ पर इंटरेस्ट माइनस होता है स्टेटमेंट पे, यहाँ पर कौन सा इंटरेस्ट माइनस होता है, सिर्फ शॉर्ट टर्म वाला। शॉर्ट टर्म वाला क्यों इंटरेस्ट माइनस होता है, मैंने आपको बताया, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड खर्चे, तो हम वैल्यू एडिशन ढूंढ रहे हैं। बट अगर वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होगा तो वो किसका इंटरेस्ट हम पे कर रहे होंगे, वो हम इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे अपने फाइनेंसर को। और वो हमारे फाइनेंसर को अगर हम पे कर रहे हैं तो वो हमारे वैल्यू एडिट का पार्ट बनेगा, तो वो हमारे एप्लीकेशन वाली स्टेटमेंट में आएगा, वो हमारी इस वाली जो वैल्यू एडेड निकालने वाली स्टेटमेंट में नहीं आएगा।
इस करके यहाँ पर हम सिर्फ शॉर्ट टर्म वाला लिखते हैं, और यहाँ पर हम कौन सा लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं लॉन्ग टर्म वाला, ठीक है, मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया। और हम शेयर होल्डर्स को क्या कह देते हैं, डिविडेंड पेड या फिर पेबल, मतलब हमने डिविडेंड पे कर दियो या फिर हमारी बैलेंस शीट में डिविडेंड पेबल भी शो करो, हम वो भी कर देंगे। और वो इक्विटी का भी हो सकता है, और वो किसका हो सकता है, प्रेफरेंस का भी हो सकता है। और लास्ट में यहाँ पर क्या आ जाता है, मेंटेनेंस आ जाता है, मेंटेनेंस एंड एक्सपेंशन टू द कंपनी। इसके दो तीन जो एग्जांपल्स है वो बता देता हूँ। जैसे डिप्रिसिएशन आ जाता है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना। डिप्रिसिएशन आ जाता है एक तो यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका रिटेन्ड अर्निंग आ जाता है, ठीक है। एक तो रिटेन्ड अर्निंग आ जाता है। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं और आई थिंक बस इतने, हाँ एक और जैसे आ जाएगा कुछ, अगर हमने कोई जनरल रिजर्व में पैसा डाला है कुछ, ठीक है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। हम्म, कोई अगर हमने जनरल रिजर्व में पैसा डाला है वो आ जाएगा। अगर हमने कोई और रिजर्व क्रिएट किया है जैसे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, मतलब कोई भी रिजर्व्स क्रिएट करे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे डिबेंचर डिबेंचर रिडम्पशन, गलत लिख देंगे स्पेलिंग, रिडम्पशन, ठीक है, रिजर्व, तो ये आ जाएगा, ऐसे करके आ जाएंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे आपको इसमें समझ में आएगा, बट स्टिल मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1, इलस्ट्रेशन 1। उसके लिए मैं आपको बुक में लेके चलता हूँ, बुक में से मैं आपको क्वेश्चन समझ पढ़ाता हूँ, उसके बाद हम करते हैं। देखो, यहाँ पर फॉर्मेट अलग दिया हुआ है, यहाँ पर फॉलो अलग कर रखा हुआ है। तो अब पता नहीं जिन्होंने बुक बनाते हैं, जो बुक रीड करते हैं या जो भी प्रूफ रीडिंग करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, अब चलो छोड़ो। अच्छा, सबसे पहले इलस्ट्रेशन 1 में क्या करना है हमने, क्या है, एक कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, और उसका हमें डेटा गिवन है 31 मार्च 2022 का। अब नॉर्मल हमें दे रखा है इनकम, सेल्स, अदर इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर, सब कुछ। अब सारा डेटा गिवन है, और उसके बाद नीचे हमें कुछ इसकी मतलब इंफॉर्मेशन गिवन है। अब जो इंफॉर्मेशन गिवन है ना, आप देख लो, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के सामने ए है, फिर उसके आगे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये रही बी, और फिर इंटरेस्ट के सामने रही सी, और आई थिंक ये पता नहीं प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए डी है। मैं देख लेता हूँ किसके आगे। अब आप कहोगे तो मिस प्रिंटिंग हो रखी है, तो मिस प्रिंटिंग होना कौन सी बड़ी बात है, तो नॉर्मल सी बात है ना, तो हो गई तो हो गई। इसमें कौन सी चिल्लाने वाली बात है, अगर पेपर में क्वेश्चन मिस प्रिंट हो सकते हैं, ये तो फिर भी बुक है। तो अगर आप इसी से अंदाजा लगा लो कि जो हमारा अगला पेपर आने वाला है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसमें भी क्वेश्चंस कहेंगे मिस प्रिंट आएंगे। तो आपको जो समझ में आए आप अपने हिसाब से प्रैक्टिकल को अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस बनाने वाले और क्वेश्चंस को चेक करने वाले थोड़े ज्यादा समझदार हैं, जिनको समझ में ही नहीं है कि पेपर प्रिंट भी कैसे करना होता है। चलो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब मैं सबसे पहले अगर हम करें, हमें ना अपने फॉर्मेट को फॉलो करना है, जो हमने फॉर्मेट बनाया। सबसे पहले क्या आएगा हमारे यहाँ पर, आएगी सेल्स आएगी, ठीक है। रुको, मैं यहाँ पर साथ साथ में क्वेश्चन पढ़ता रहूंगा, और साथ साथ चलो मैं एक बार इन्हें पॉइंट्स पढ़ देता हूँ ताकि आपको ना थोड़ा आसानी हो जाए, क्योंकि यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बाकी ईजी है। देखो, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के ऊपर ए पार्ट है। क्या ए पार्ट है, मैं पढ़ देता हूँ आपको। प्रोडक्शन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में बता रहे कि कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल है इतना, कंजम्पशन ऑफ स्पेयर पार्ट्स है इतना, और सैलरी वेजेस ग्रेचुटी इतनी है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि सैलरीज हो, वेजेस हो, या फिर ग्रेचुटी, जो भी एम्प्लॉय से रिलेटेड पार्ट होता है, वो हमारी वैल्यू एडिड स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनेगा, वो हमारा किस में जाएगा, अप्लाइड स्टेटमेंट में जाएगा, वो भी नहीं आएगा। अब सेस और लोकल टैक्सेस, ये भी आपको पता होना चाहिए कि लोकल टैक्सेस है, वो भी यहाँ पर आएंगे नहीं आएंगे, आप बताना मुझे खुद से। और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गए। अब आज बी में, वो किसके ऊपर है, वो है हमारा इसके ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अब आज एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा तो सबको ठीक है, बट इसमें वो क्या बता रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव इंक्लूड कमीशन टू डायरेक्टर, सैलरी कितनी की है, 18 लाख, मतलब डायरेक्टर से रिलेटेड खर्चा है। तो ये भी यहाँ पर नहीं आएगा, वो हमारी किसकी पार्ट बनेगा स्टेटमेंट का, अप्लाइड वाली का बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा इंटरेस्ट से रिलेटेड है, ये वाला सी पार्ट, ये वाला, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो मैं साथ साथ रीड करता रहूंगा, ठीक है। अब मैं साथ साथ सोल्यूशन बता दूं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने सेल्स नोट कर ली, वो तो एज इट इज कर ली, देखो यहाँ से, ठीक है। इसको मैं टेक, इसको ना मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको मैंने यूज कर लिया, ठीक है, ए ऐसे। उसके बाद क्या हुई, मेरी अदर इनकम हुई, तो मैंने यहाँ पर भी अदर इनकम को यूज किया, ठीक है। और उसके बाद मेरा क्या गया, टोटल आ गया ये, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरा बड़े वाली उसका क्या हेडिंग का पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विस। जो ये सारी चीजें है ना, ये सब इसी का पार्ट होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल बड़ी वाली हेडिंग है, ठीक है। चलो, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस पे है, वो कितना है, 1282। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, अब ये 1282 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर मैंने अभी आपको बताया ना कि देखो, इसमें से कौन सा कौन का खर्चा आ जाएगा, ये जो 586 है, इसको तो मैं इंक्लूड करूंगा।
कंजम्पशन ऑफ स्पेयर स्टोर्स को भी इंक्लूड करूंगा, बट सैलरीज को इंक्लूड अभी नहीं करूंगा। तो मैं इसको एक बार यहाँ पर रेड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखो, इसको मैंने रेड कर दिया, मतलब ये हमारा पार्ट नहीं बनेगा। इसके अलावा ठीक है, ये हमारा पार्ट नहीं बनेगा। और ये वाला जो ठीक है, ये जो है सेस एंड लोकल टैक्सेस, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ भाई, हो जाओ आप। ये भी जो लोकल टैक्सेस है ये भी पार्ट नहीं बनेगी, क्योंकि किसका पार्ट बनेगा, गवर्नमेंट का पार्ट बनेंगे, तो ये अप्लाइड वाली में आएगा, इसमें नहीं आएगा। और अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वो तो आएंगे इसमें, तो वो मैं फिर से क्या कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ। ठीक है, ये रही येलो। ठीक है, अब देखो ये फिगर्स यहाँ पर होनी चाहिए थी, तो इसका टोटल आएगा। तो अब यहाँ पर 164 196। अब ठीक है, अब जो भी वो करी जा रहे करी जा रहे, अब समझदारी है ना अपनी अपनी, अब इस करके नहीं करना कि टाइपो रह रहा है, ये कैसे फिगर आ रही है। तो अब यहाँ पर तीन फिगर्स होंगी, 586, 118 और 218। तो देखो 586, 118 और 218, ये प्लस करके आ गया, तो ये मुझे क्या करना है, यहाँ से माइनस करना है। ठीक है, अगला मुझे क्या माइनस करना होता है अपने उसमें फॉर्मेट में, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के ऊपर भी क्या था, अब मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस टोटल कितने हैं, वो तो मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं 66। अब 66 में ना दो चीजें इंक्लूड बता रहा है, एक तो वो बता रहा है कि डायरेक्टर की सैलरी, और एक बता रहा है डाउटफुल डेट। तो डाउटफुल डेट तो नॉर्मल चीज है, ये तो ठीक है आ जाएगा, बट ये वाली जो चीज है ना 18, ये मैं नहीं लूंगा। इसको मैं यहाँ से क्या करूँ, रेड, मतलब ये अप्लाइड वाली चीजें, जो भी रेड वाली है वो कौन सी चीज है, अप्लाइड वाली चीजें। अब मैंने क्या करा इसको, अब मैं दोबारा से वहां गया स्टेटमेंट में, तो मैंने 66 में से सिर्फ 18 माइनस किया। अब आप कहोगे अरे यार ये क्यों नहीं माइनस किया, अरे यार ये तो पार्ट बनेगा ना भाई, इसको क्यों माइनस करना है, ये पार्ट नहीं बनता। जो 5 लोग हैं उस वालों की सब चीजें किस में जाती है, एप्लीकेशन वाले में जाती है। ठीक है, तो ये भी बन गया पार्ट। अब आ जाओ अगले वाले में। ठीक है, वो कौन सा हमारा, सी आ गया, इंटरेस्ट वाला पार्ट। ठीक है, ये देखो ये रहा, हाँ ये वाला। ठीक है, ये मेरा, अच्छा चलो एक रुको, मैं इस पे हो गया, मैं एक बार इसको कर दूं, हम इस सब चीज़ों को यूज़ कर चुके हैं, ताकि आपको पता चल सके। ये भी यूज़ कर दिया, ये भी यूज़ कर दिया, और हमने इसको भी यूज़ कर दिया। ठीक, ओहो, अरे यार, ठीक है, हमने इसको भी क्या कर दिया, यूज़ कर लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव को भी यूज़ कर लिया। ठीक है, अब आज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को भी क्या कर दूं, इंटरेस्ट टोटल कितना है, वो है मेरा 58। अब देखते हो इंटरेस्ट के बारे में लिखा क्या क्या हुआ, देखो एक तो लिखे इंटरेस्ट ऑन एसबीआई लोन ऑन वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल वाला तो शॉर्ट टर्म हुआ, वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम कोटक ऑन फिक्स्ड लोन, फिक्स मतलब लॉन्ग टर्म वाला है, तो ये फाइनेंसर का पार्ट बनेगा, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम आईडीबीआई फॉर फिक्स्ड लोन, फिर से फिक्स लोन है, तो यहाँ पर नहीं आएगा, कहाँ पर आएगा, एप्लीकेशन में आएगा फाइनेंसर। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ये भी इसका पार्ट नहीं बनेगा, तो मैं इन सबको दोबारा से रेड मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये, और ठीक है, ये मैंने इन सबको क्या कर दिया, रेड मार्क कर दिया। ठीक है, अब आप आ जाओ इसमें, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ कितना लिया, सिर्फ लिया मैंने 18 लिया। अब ये 18 कैसे है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये सिर्फ ये वाला 18 है, बाकी सब मैं यहाँ पर नहीं लूंगा। समझ पा रहे हो, अब ये सेस वाला पार्ट जब आएगा तो अभी आएगा, अभी के लिए फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलो। ठीक है, ये आ गया इंटरेस्ट ऑन, ये आ गया। अब देखो इसमें ना एक और चीज लिखी हुई है, जिसके लिए हम, ये क्वेश्चन है, सेस इन लोकल टैक्सेस इंक्लूड एक्साइज ड्यूटी विच इज इक्वल टू 10% ऑफ द कॉस्ट बॉट इन मटेरियल। ये क्या कलेश है, देखो मुझे सेस एंड लोकल टैक्सेस, सेस एंड लोकल टैक्सेस कहां पर है, ये रे यहाँ पर। कहाँ गया भाई, पढ़ो तो था भी। हाँ ये देखो ये रहा, ये वाली जो चीज है सेस एंड लोकल टैक्सेस में, ये क्या बता रहा है, एक चीज जुड़ी हुई है, क्या जुड़ी हुई है, सेस एंड लोकल टैक्सेस में इंक्लूड एक्साइज ड्यूटी। इसी में एक्साइज ड्यूटी इंक्लूड है। एक्साइज ड्यूटी जो होती है ना, वो तो मुझे इसका पार्ट बनाना ही बनाना है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। अब आप कहोगे नहीं वो एक्साइज ड्यूटी क्यों बनाना, वो टैक्स नहीं, अरे एक्साइज ड्यूटी तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट बनेगा। ठीक है, वो क्या हमारा, विच इज इक्वल टू 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटीरियल, मतलब जितना बॉट इन मटीरियल है ना उसका 10% जो है वो क्या हमारा एक्साइज ड्यूटी का पार्ट। अब ये कैसे निकलेगा, प्रॉब्लम तो ये आ गई कि ये कैसे निकलेगा। अब देखो मैं बताऊं आपको कैसे निकलेगा ये। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो वो है हमारा, क्या कहते हैं, कहाँ लिखा होगा ना, हाँ देखो ये वर्किंग नोट है, मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो मेरा ये वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है, एक सेकेंड।
रुको, मैंने ना यहाँ पर ऊपर मेंशन कर रखा हुआ है। हम्म, देखो, कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल इंक्लूड प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये सब इसका पार्ट बनेंगे, तो जाके मेरा क्या बनता है, कॉस्ट इन बॉट। अब वो कह रहे हैं कि उसका 10%, बट जो एक्साइज ड्यूटी है वो भी तो इसी का पार्ट बनेगा साथ में। पर अगर वो उसका पार्ट बनेगा तो हम कैसे करेंगे, तो देखो हमने क्या करा। सबसे पहले हमने क्या करा, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। वो कैसे हमने एक्साइज ड्यूटी का करना है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले क्या करा, बॉट इन मटेरियल किया, कितना किया हमने, एक्स। लेट्स से इसको हमने क्या ले लिया, एक्स। तो एक्साइज ड्यूटी कितना बन जाएगा, 10% ऑफ एक्स बन जाएगा। तो वो कितना हो गया, 0.10 एक्स हो गया। ठीक है। अब एक्स की वैल्यू कैसी होगी, 922 ले लिया मैंने ये वाला। ओ ये रहा, ये देखो, 922 ये वाला, 48 एडमिनिस्ट्रेटिव वाला, और इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल वाला ये ले लिया, ये देखो। ठीक है, ये तीनों और प्लस क्या कर दिया, क्योंकि ये भी इसका क्या बन जाता है, पार्ट बन जाता है। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा कितना आ गया, एक्स आ गया 110। कितना आ गया, 110। ठीक है, अब इसका जब मैं 10% करूंगा, ठीक है, क्या नहीं सॉरी, एक्स कितना आ गया मेरा, 1098, सॉरी ये आ गया। एक्स कितना आ गया, 1098। तो जब एक्स का 10% करूंगा तो क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा 110। ठीक है, तो देखो 110, यहाँ पर मैंने क्या करा, इसका पार्ट बना दिया। ठीक है, तो मेरी वैल्यू एडेड कितनी आ गई, वो आ गई 792। अब ये जो 792 आया है, इसको मुझे क्या करना है, मुझे इसको क्या करना है, अप्लाई करना है। क्या करना है, अप्लाई करना है। अब अप्लाई कैसे करना है, मैंने यहाँ पर वो ऐसे लाइनें डालना भूल गया हूं, वैसे आप डाल देना ऐसे करके, पर्टिकुलर। ठीक है, ऐसे फॉर्मेट में यहाँ पर ऐसे लाइनें डाल के यहाँ पर पर्टिकुलर लिख देना, और यहाँ पर अमाउंट लिख देना। ठीक है, समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पर अमाउंट ऐसे करके लिख देना। सबसे पहले एम्प्लॉइज का पार्ट बनेगा, सैलरी और वेजेस, वो 164, वो कहाँ से आया, ये देखो 164। ठीक है, इसको हमने डन एंड डस्टेड कर दिया। ठीक है, वो पार्ट बना दिया। अगला पार्ट था डायरेक्टर का। डायरेक्टर का पार्ट कहाँ से था, ये रहा 18, ये आ गया, यहाँ से आ गया। ठीक है, ये भी हमने पार्ट बना दिया। अच्छा, अब आ जाओ गवर्नमेंट को हमें क्या क्या देना है। हमें गवर्नमेंट को क्या क्या देना है, हमें देना है उसको सेस एंड लोकल चार्जेस। और सेस और लोकल चार्जेस कितने हैं, वो है हमारे 196। बट 196 में से हमने 110 क्या किया, माइनस। ये 110 कौन सा माइनस किया, जो अभी हमने ये निकाला था, क्वेश्चन में मेंशन था कि ये इसका पार्ट था, इसमें इंक्लूड था। मैं आपको दोबारा रीड करा देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में है, वरना आप वीडियो दोबारा देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्लियरली मेंशन था, सेस एंड लोकल टैक्सेस इंक्लूड एक्साइज ड्यूटी विच इज इक्वल टू 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल। तो कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने उसको एक्स लेके सॉल्व कर दिया। और एक किसका पार्ट था, सेस एंड लोकल टैक्सेस का। तो वो मेरे 196 थे, तो उसमें से मैंने 110 माइनस किया, तो वो मेरा आ गया 86। और ये क्या आ रहा है मेरा, इनकम टैक्स। अब ये इनकम टैक्स कहाँ से आ रहा है, ये रहा भाई इनकम टैक्स, अगर आपको ना पता हो तो क्वेश्चन में गिवन था, ये देखो कहाँ गया भाई। हाँ ये रहा, रुको मैं आपको बता दूं, ये रहा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, वो है मेरा 60। ठीक है, अब ये फिगर्स आगे पीछे हो रखी हैं, ये है मेरा 60। अब आप में से कहोगे कि ये तो ठीक है, तो आपने इसमें से ये क्या कहते हैं, ये 6 माइनस क्यों किया है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ था, द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इंक्लूड अ ट्रांसफर ऑफ 6 लाख टू द क्रेडिट ऑफ डेफर्ड टैक्स अकाउंट। हमने किस में डाला इसको, डेफर्ड टैक्स में डाला। कहाँ पर डाला, डेफर्ड टैक्स। और डेफर्ड टैक्स हम कहाँ पर लिखते हैं, ऑल दो ना, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग तो ना, जो मेरा डेफर्ड टैक्स है ना, वो इसी का पार्ट बनना चाहिए। देखो जो डेफर्ड टैक्स है ना, जो मैंने यहाँ पर बताया था आपको, वो भी ना वैसे गवर्नमेंट का ही पार्ट बनना चाहिए, बट बुक में ना इसका पार्ट बना हुआ है, तो मैं फिर ना इसी का पार्ट बना रहा हूँ, मेंटेनेंस एंड एक्सपेंशन का। तो मैं यहाँ पर एक और चीज ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो अब हमने क्या करा, वो 6 माइनस कर दिया। यहाँ से 6 क्यों माइनस किया, मैं आपको बुक बता दिया मैंने आपको, क्योंकि कहाँ गया कहाँ गया क्या गया, हाँ यहाँ पर मेंशन था कि वो जो 6 था वो डेफर्ड टैक्स का। तो हमने ई से भी डन कर दिया, डील कर दिया, डी को भी सॉल्व कर लिया, सी भी सारा सॉल्व कर दिया। अब हम देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हमें कहा है शेयर होल्डर, कैपिटल या फिर फाइनेंसर में। और अब जो हमारे लाल वाले बचे हुए थे ये रहे। ठीक है, एक तो ये आ जाएगा 20 यहाँ पर, एक ये 16 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 आ गया।
एक आ गया 36 आ गया और एक आ गया 190। अब ये 190 कहाँ से आया है? एक सेकेंड। ये कहाँ गया? अच्छा, डिविडेंड, डिविडेंड ये रहा, सॉरी डिविडेंड। ये रहा डिविडेंड पेड, वो कितना हमारा 190, ये देखो। ठीक है, ये क्या डिविडेंड पेड, और ये किसका पार्ट बन जाएगा? इसका पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये आ गया। ठीक है, अब हम किस किस के साथ डील कर चुके हैं, मैं एक बार आपको यहाँ पर कर दूं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें ये चाहिए नहीं। ओहो रुको रुको। ये हमें चाहिए नहीं, इसको येलो कर देता हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स डन कर चुके हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका हमें कोई मतलब नहीं। बैलेंस एज पर बैलेंस शीट, उसमें से हम डिविडेंड पेड को क्या कर चुके हैं? डील कर चुके हैं। ठीक है, और सरप्लस कैरिड टू द बैलेंस शीट, ये भी हमें इसकी कुछ अच्छा देख लेते हैं, इसका भी क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम अच्छा डिप्रिसिएशन रह गया। और अब मैंने आपको बताया कि जो डिप्रिसिएशन है वो किसका पार्ट बनेगा? मेंटेनेंस का बनेगा। ठीक है, तो ये भी हमने कर दिया यहाँ पर मार्क। ये लो जी, डेप्रिसिएशन कहाँ गया? ये भी हो चुके हैं। इसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, वो कितना है? वो है 190 मेरा। ओ सॉरी, 90 है क्या? अच्छा सॉरी, 90 है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने रीड गलत किया। ये है 90, तो ये भी हमने डील कर दिया 90। फिर हमारा डेफर्ड टैक्स जो ऊपर निकला था 6 का, देखा था नहीं देखा था 6 का? ये वाला डेफर्ड टैक्स, इन्होंने ना वैसे ना मैंने फॉर्मेट में मेंशन कर रखे जो डेफर्ड टैक्स है वो गवर्नमेंट का पार्ट बनेगा, बट अब इन्होंने इसका पार्ट बनाया हुआ है, तो मैंने फिर थोड़ा सेफर साइड के लिए इसी का पार्ट बनाया, क्योंकि एसओएल से पेपर चेक होने हैं ना। तो ये वाला डेफर्ड टैक्स का 6 ये आ गया, ये वाला। समझ पा रहे हो? और लास्ट में क्या आ गया मेरा? रिटेन अर्निंग। अब रिटेन अर्निंग कैसे आ रहा है? ये रहा रिटेन अर्निंग। एक सेकंड, कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन 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 कहाँ गया भाई? अरे कहाँ गया भाई? ठीक है, यहाँ से आगे मेरा रिटेन अर्निंग आ गया। तो मेरा ये क्या बन गया? पार्ट बन गया। ठीक है, तो ये मेरा हो गया टोटल 240। हमने क्या किया यहाँ पर? ऐड किया। और मेरा आंसर क्या गया? 792। ऑब्वियसली ये 792 और ये जो 792 है, ये क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए, क्योंकि जो मैंने वैल्यू ऐड किया है, मैंने स्टेटमेंट में क्या करा है, उसको सिर्फ अप्लाई किया। सबसे क्वेश्चन मुश्किल यही था। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है ये इजी है काफी। अच्छा, मैं ये भी आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में ना पूछा था रिकंसिलिएशन करो ग्रॉस वैल्यू एडेड को विद प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, ये भी इसका पार्ट है। क्या बोले मैंने? रिकंसिलिएशन करो ग्रॉस प्रॉफिट को करो इसके साथ। ठीक है, अब देखो इसमें करना क्या है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से मुझे शुरू करना है, और मुझे कहां पर जाना है? टोटल वैल्यू एडेड पे जाना है। अब मैं आपको सिंपल बताऊं क्या है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ना, आप जो जो चीजें आपने माइनस करी होती हैं, आप उन सब चीजों को क्या कर देते हो? प्लस कर दो। मैंने दोबारा से बता रहा हूँ आपको, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए आप कौन कौन सी चीजें माइनस करते हो? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलता है? सबसे पहले आता है हमारा सेल्स, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिर आता है हमारा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। फिर आता है हमारा ईबीआईटी, ईबीआईटी में से माइनस करता हूँ मैं इंटरेस्ट, तो आता है मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या फिर अर्निंग बिफोर टैक्स, या फिर ठीक है ईबीटी या पीबीटी। तो जो मैंने ऊपर वाली चीजें बताई ना, वो सब माइनस करके ये चीजें आती हैं। तो मैं इसमें सब क्या कर दूंगा? मैं प्लस कर दूंगा। सबसे पहले मैंने डेप्रिसिएशन प्लस करी, डायरेक्ट की रेम्यूनरेशन प्लस करी। क्यों? क्योंकि ये भी तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट का, ये ऊपर किसी कॉस्ट का पार्ट बन सकता है। सैलरी वेजेस भी करी प्लस, सेस एंड टैक्सेस भी प्लस किए, इंटरेस्ट भी किया, और इंटरेस्ट ऑन फिक्स लोन भी किया। अब आप मुझसे कहोगे आपने टैक्सेस क्यों नहीं प्लस किए? अरे टैक्सेस क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि अभी तो बिफोर टैक्स है ना, आफ्टर टैक्स में जाता है ना। तो मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ एक बारी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले वाले सारे खर्चे अगर आप ऐड कर दोगे, तो फिर आपका वो क्या बन जाएगा? दोबारा से टोटल वैल्यू एडेड। और ये भी आपका क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, 792 आना चाहिए। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये रिकंसिलिएशन का पार्ट है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसके ऊपर इन्होंने रिकंसिलिएशन पूछा हुआ। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको बता भी देता हूँ। देखो इन्होंने ना ये क्वेश्चन किया हुआ है, बट इन्होंने अपना फॉर्मेट ही फॉलो नहीं किया रखा। जो ऊपर हमें फॉर्मेट गिवन है ना, ये वाला, इन्होंने अपना ही फॉर्मेट क्वेश्चन आंसर में नहीं फॉलो कर रखा, तो इसलिए मैंने खुद से सॉल्व किया। ठीक है, अब आज जो अगला क्वेश्चन, ये कंपेरेटिवली काफी इजी है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर वैल्यू एडिड स्टेटमेंट ऑफ चेरी फूड लिमिटेड फॉर द फॉलोइंग एंडेड। ठीक है, डिक्रीज इन स्टॉक, परचेज, वेजेस, सैलरी, ये सब कुछ हमें ना इन्फॉर्मेशन गिवन है। एक बार आप पढ़ लो, इसको गो थ्रू कर लो। इसके ऊपर कुछ खास ज्यादा है भी नहीं, और कोई इसके अंदर एडजस्टमेंट भी नहीं है। ठीक है,
कोई भी एडजस्टमेंट भी गिवन नहीं, सिर्फ ये। तो बहुत इजी सा है। सबसे पहले मैंने सेल्स अदर इनकम को ऐड किया, ये आ गई मेरी टोटल इनकम। फिर कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल स्टार्ट हुआ, उसमें पहला खर्चा था मेरा प्रोडक्शन एंड एक्सपेंसेस का, जिसमें हमने डिक्रीज इन स्टॉक ऐड किया, परचेज किया, और अदर एक्सपेंसेस। ये टोटल जो हुआ ये मेरा किसका पार्ट बन गया, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन का पार्ट बन गया। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो यही मेरा डायरेक्ट क्या बन गया, वैल्यू एडेड। मैं आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ ऑलरेडी, आप साथ साथ देख सकते हो। यहाँ से मैंने डिक्रीज निकाला, यहाँ से परचेजेस निकाली, यहाँ से वेजेस। वेजेस हमारा पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि वेजेस हमारे अप्लाइड में जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग अदर एक्सपेंसेस 230 ये रहे, ठीक है। ये देखो ये मैंने ले लिए 230, ये रहे, ये ले लिए। डिक्रीज इन स्टॉक यहाँ से ले लिया, रुको मैं यहाँ पर मार्क भी कर देता हूँ। मैंने यहाँ से डिक्रीज इन स्टॉक लिया, परचेजेस ली, और मैन्युफैक्चरिंग। फाइनेंस चार्जेस क्यों नहीं लिए, क्योंकि फाइनेंस चार्जेस होते हैं जब हम पेमेंट करते हैं इंटरेस्ट की, और पेमेंट किसको करेंगे फाइनेंस चार्जेस, लॉन्ग टर्म के लिए। तो वो एप्लीकेशन में जाएगा। डिप्रिसिएशन भी नहीं बनता, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और सेल्स, और मैंने अदर इनकम ले ली, ठीक है। अब इसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये देखो टैक्सेशन अभी आएगा नहीं। जो भी ये सारी चीजें ये हमें बाद में आएंगी, तो बस बात खत्म। ये मेरा क्या आ गया, यहाँ से वैल्यू एडेड आ गया। उसके बाद जब मुझे एप्लीकेशन करनी है एम्प्लॉयज का, मैंने डायरेक्ट यहाँ से ले लिया। लो जी, इसको भी कर देते हैं हम आप, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट को हमें क्या क्या पे करना है, गवर्नमेंट को हमें दो चीजें पे करनी है। एक तो हमें करना है हमें इनकम टैक्स जो हमने पेमेंट करी है फॉर अर्लियर ईयर, और जो हमने इस बारी प्रोविजन फॉर टैक्स, वो कितने, दोनों 30,000 और 33,000, ये दोनों ही आएंगे। अगर हमने कोई अर्लियर ईयर का भी पे किया तो भी आएगा, क्यों, क्योंकि पेमेंट तो हम अब कर रहे हैं ना इस साल, तो हमने इस साल के लिए हमने इसको भी ले लिया, ठीक है जी। और लास्ट में क्या आ जाता है हमारा, शेयर होल्डर और कैपिटल या फाइनेंसर के लिए। उसके लिए हमारी फाइनेंस चार्जेस थे, वो ये वाले थे, ये आ गए। उसके बाद हमारा डिविडेंड था। डिविडेंड कहाँ से आया हमारा, डिविडेंड आया आपका 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 कहाँ से आ गया भाई, ये रहा प्रपोज डिविडेंड, ठीक है। वो कितना हमारा 3500 आ गया, हमारा 3500, और हमने इन दोनों को प्लस कर दिया। और अब लास्ट में आ रहा है हमारा मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व और रिटेन अर्निंग, वो आ गया यहाँ से। देखो डेप्रिसिएशन, उसके बाद आ गया हमारा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, फिर आ गया हमारा जनरल रिजर्व आ गया। तो अगर आपको फॉर्मेट याद है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं मेंशन। तो इसके अलावा हमारा एक और क्वेश्चन आ रखा है अनसॉल्व वाला। ये भी बहुत ज्यादा इजी है, मैं आपको बस एक बार इसको ना बता देता हूँ, आप खुद कर लेना इसको, क्योंकि इसमें कुछ खास ज्यादा ना एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, बट स्टिल मैंने इसको कर दिया। प्रिपेयर अ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। सबसे पहले सेल्स, तो आप इसको ऐड करोगे। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ये भी ऐड कर दोगे, तो आपकी टोटल इनकम हो जाएगी। उसमें से आप मटेरियल माइनस करोगे, सैलरीज नहीं माइनस करोगे क्योंकि सैलरी एप्लीकेशन का बेस्ड होगा, ये भी नहीं आएगा। इनकम टैक्स भी नहीं आएगा, जीएसटी भी नहीं आएगा, इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। अब ना आपको इसमें से एक प्रॉब्लम हो सकती है, मैं आपको बताऊं। यहाँ पर मैंने करा सेल्स को ऐड किया, इनकम इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को ऐड किया, ये आ गई मेरी टोटल इनकम। उसमें से मैंने कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल, जो मेरी सबसे बड़ी हेडिंग होती है, उसके अंदर मैंने लिखा मटेरियल एंड सर्विस यूज 645, तो मेरा आ गया वैल्यू एडेड आ गया 5,02,500। तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन था, ये आ जाएगा। अब आपको इसको वैल्यू एडिट करके दिखाना है, तो एम्प्लॉइज का खर्चा यहाँ लिख दोगे, सैलरीज का लिख दोगे, डायरेक्टर का लिख दोगे, गवर्नमेंट का लिख दोगे। यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम बताऊं क्या है, देखो यहाँ पर लिखा है इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स। अब ये कौन सी बोरिंग्स हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं या फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं, प्रॉब्लम तो ये आ गई। अब आपको कैसे पता चलेगा, देखो कायदे से तो ना इन्होंने इसको क्या माना है, इसको इन्होंने माना लॉन्ग टर्म। ये देखो इंटरेस्ट ऑन बोरिंग मैंने एजम्पशन कर दिया, ये क्या माना है, लॉन्ग टर्म माना है। बट आपको पेपर में कैसे पता चलेगा कि ये लॉन्ग टर्म माने शॉर्ट टर्म, तो मैं इसके लिए ना आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। मैंने भी क्या करा था देखने के लिए कि ये लॉन्ग टर्म का है या नहीं है। आपने इन सबको ऐड कर दो पहले। आपका टोटल कितना आ रहा है यहाँ पर, 5,02,500, जो आपने वैल्यू एडिट स्टेटमेंट करी है। अब मैंने बताऊं क्या करा था, इन सब चीजों को ना पहले खुद से ना ये लिख तो लिया था, इसके अलावा सब लिख के ना इसको ऐड करके देख लिया, इंटरेस्ट इन बोरिंग क्या ये टोटल आ रहा है नहीं आ रहा। अगर तो टोटल आ रहा है, इसका क्या मतलब है, सिंपल कि ये इसी का ही पार्ट बनेगा। और ऑल दो वैसे भी मैं आपको बता दूं, जो इंटरेस्ट एंड बोरिंग अगर सेम क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या लिखना है वहां पर, आपको वहां पर लॉन्ग टर्म में इसको डील करना है। तो ये कर दोगे, तो ये भी कितना आ गया, 5,02,500 आ गया। अब इसके अलावा इन्होंने रिकंसिलिएशन इसमें मांगा नहीं, तो मैं नहीं दे सकता। जो मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन कराया ना इलस्ट्रेशन 1, अगर तो वो पेपर में आता है, तो वो आई थिंक कंपल्सरी क्वेश्चन में आना चाहिए 20 मार्क्स का, क्योंकि वो काफी बड़ा क्वेश्चन है। ये तो साढ़े साढ़े 12 नंबर में आ सकते हैं, और ये बुक के क्वेश्चन है। तो आपकी बुक में दो इलस्ट्रेशन थी और एक अनसॉल्व क्वेश्चन था, वो मैं आपको करा चुका हूँ। जो अब ये क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, जो भी है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड,
ये राधिका के नोट्स हैं, तो थैंक यू सो मच राधिका वंस अगेन नोट्स प्रोवाइड करने के लिए और हेल्प करने के लिए, क्योंकि आजकल राधिका मेरी काफ़ी हेल्प करती है, जिसकी वजह से वीडियोस अच्छी भी बन पाती है और काफ़ी जल्दी बन पाती है, तो थैंक यू सो मच। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन एक बारी मैं आपको बुक में भी दिखा दूँ, हमारी बुक में भी मेंशन है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो मैं आपको इसकी थ्योरी तो नहीं बता रहा, मैं डायरेक्ट आपको इसके कॉन्सेप्ट पे लेके जा रहा हूँ, बट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड होता क्या है, ये मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ सो दैट आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इकोनॉमिक वैल्यू एडेड होता क्या है। देखो, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड वो प्रॉफिट होता है जो कंपनी ने एक्चुअल में बनाया कैपिटल का कॉस्ट निकालने के बाद। ये देखता है कि कंपनी सिर्फ प्रॉफिट बना रही है या रियल वैल्यू भी क्रिएट कर रही है इन्वेस्टर्स के लिए। इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं। तो नेट तो इसका फॉर्मूला क्या है, चलो मैं आपको साथ साथ पहले बता भी देता हूँ सो दैट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता क्या है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस ब्रैकेट ओपन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का क्या मतलब होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद का रियल प्रॉफिट जो ऑपरेशन से कमाया गया हो। और कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब होता है, कंपनी ने जितना पैसा बिजनेस बिजनेस में लगाया हुआ है, चाहे वो इक्विटी से हो चाहे वो डेट से हो। और डब्ल्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब होता है, इन्वेस्टर्स को देने पड़ने वाला एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है जी, तो इसका फॉर्मेट क्या होता है ये देख लेते हैं। ऑल दो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो ईवीए निकालने वाला है ना, अगर आप मतलब गूगल पे चेक करोगे या किसी ऑनलाइन एआई पे चेक करोगे ना, तो आपको वहां पर कुछ और मेंशन करेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारी बुक में यही वाला फॉर्मेट गिवन है और इसी फॉर्मेट से ना क्वेश्चन सॉल्व हो रखे हैं, तो हमें भी ना इसी फॉर्मेट को ही फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ईबीआईटी, ईबीआईटी में से मैं इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो आ जाएगा मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स। उसमें से मैं माइनस करूंगा टैक्स, तो मेरा आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें मैं दोबारा से ऐड कर दूंगा क्या, इंटरेस्ट, बट आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स, क्योंकि टैक्स यहाँ कट चुका है ना। देखो, यहाँ टैक्स कट चुका है, तो अगर मैं उसके बाद दोबारा से कोई चीज ऐड कर रहा हूँ तो मुझे उसको पूरा ऐड नहीं करना, टैक्स वाला जो पोर्शन है उसको माइनस करने के बाद ऐड करना। तो क्या हो जाएगा, जो भी पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट है वो कैसे निकलेगा, जो ये वाला इंटरेस्ट था उसमें से मैं क्या कर दूंगा, टैक्स को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। और उससे मेरा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। और डब्ल्यूसीसी कैसे निकलता है, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगा, इक्विटी और डेट, ऊपर आ जाएगा इक्विटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यहाँ पर आ जाएगा डेट, नीचे आ जाएगा इक्विटी और डेट का मतलब टोटल वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ डेट। और अगर प्रेफरेंस शेयर होगा तो वो भी हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है, ये ऐसे करके ऐड भी कर देंगे, अभी आएगा तो हम देख लेंगे। अब कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का फॉर्मूला कहता है इंटरेस्ट वन माइनस टी अपॉन नेट प्रोसीड्स। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के दो तीन फॉर्मूलाज होते हैं। सबसे पहला हम देख रहे हैं सीएपीएम। सीएपीएम का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो ये फॉर्मूला होता है, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय मार्केट रेट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। और अगर जो ये पूरा चीज है बीटा से लेके, मैं आपको बता दूं, बीटा से लेके यहां तक की चीज, इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रिस्क प्रीमियम कहते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक रिस्क प्रीमियम क्वेश्चन में अलग से गिवन होगा तो आप फिर सीधा आरएफ में डायरेक्ट प्लस कर दोगे, क्योंकि ये वाली सारी चीज को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रिस्क प्रीमियम कहते हैं। समझ गए मेरी बात को या नहीं समझ गए। और अगर क्वेश्चन में आपको इक्विटी रिस्क प्रीमियम गिवन होगा, क्या बोले, इक्विटी रिस्क प्रीमियम, उसका मतलब होता है मार्केट रेट माइनस आरएफ। अगर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, इक्विटी रिस्क प्रीमियम, उसका क्या मतलब होता है, मार्केट रेट माइनस आरएफ, तो बीटा तो तब भी साथ में आ जाएगा। और एक और इसका मॉडल होता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, उसका फॉर्मूला होता है डी वन अपॉन पी जीरो प्लस जी। क्या होता है, डी वन अपॉन पी जीरो प्लस जी। और डी वन क्या होता है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, प्राइस ऑफ शेयर और ग्रोथ रेट। और अगर आपको डी जीरो गिवन होगा मतलब लास्ट ईयर का डिविडेंड गिवन होगा, मतलब अगर लास्ट ईयर का आपको गिवन है, ये तो हमने अभी सीखा ही था ना, तो डी जीरो अगर गिवन है तो उसको हम कैसे बना लेते हैं, डी जीरो मल्टीप्लाई बाय ओ, हाँ, वन प्लस जी।
तो अगर ये कर लोगे, ओहो एक सेकंड, ये D1 आ जाएगा ना, D1 का फॉर्मूला। हाँ, D1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D1 का फॉर्मूला हो जाता है ये, D1 का फॉर्मूला ये हो जाएगा, D1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D0 1 प्लस जी, तो वहां से आपका क्या आ जाएगा, D1 आ जाएगा। और एक और फॉर्मूला होता है, अच्छा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैसे निकालते हैं, अगर प्रेफरेंस भी निकालना होगा तो वो हम निकालेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स, ठीक है, और वो हो जाता है प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स जो है ऐसे। और एक दो चार फॉर्मूलाज और गिवन है बुक में, वो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक बार आप रीड कर लो ऐसे, चलो मैं क्या ही बताऊँ, बस इसको रीड कर लो आप यहाँ से एक बार। ठीक है, मैं एक बार बोल भी देता हूँ। मार्केट वैल्यू एडेड का फॉर्मूला कहता है कंपनी की मार्केट वैल्यू माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड, या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी माइनस बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। और अगर आपकी मार्केट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो मौज होगी, मतलब आपने शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ को ऐड किया, क्रिएट किया। और अगर वो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब है कि आपने जो शेयर होल्डर की वेल्थ है उसको इरोड किया, मतलब वो डिक्रीज हुई है, नेगेटिव में गई है। अब आगे शेयर वैल्यू एडेड, ये कैसे निकालते हैं, इसका मतलब होता है ये क्या होता है, मेजर करता है वर्थ ऑफ अ कंपनी टू द शेयर होल्डर, उसकी क्या वर्थ है, कंपनी की क्या वर्थ है शेयर होल्डर की नजरों में। और इंक्रीज अगर होती है हमारी इक्विटी, इसका क्या मतलब, और अच्छा ये क्या, हाँ इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस डिविडेंड रिसीव, तो ये हो जाएगा हमारा शेयर होल्डर वैल्यू एडेड का मतलब, ठीक है। और इसका निकालते कैसे हैं इसको, P1 माइनस P0 मल्टीप्लाई बाय एन प्लस डिविडेंड रिसीव्ड, ये इसका फॉर्मूला होता है। और P1 का क्या मतलब होता है, मार्केट प्राइस एट द एंड, P0 का मतलब होता है मार्केट प्राइस एट द बिगिनिंग, और N का मतलब होता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और अगर ये पॉजिटिव आती है मतलब बेटर परफॉर्मेंस है, और नेगेटिव आती है तो मतलब ये खराब कर रही है। तो कमेंट्स देना जरूर आ सकते हो। तो अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आता है ना ऐसा, तो आप ना उसकी इंटरप्रिटेशन भी करके आओगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट है उसका नाम ही क्या, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नाम है, तो आपको इसकी इंटरप्रिटेशन करनी आनी चाहिए। फॉर्मूलाज हैं, आप नोट्स में से देख लेना, गूगल ड्राइव का एक्सेस आपको मिल जाएगा। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन 3 में। जो भी यहाँ पर सब मेंशन है आपकी बुक में, बट राधिका ने काफी मेहनत करी है, और सब चीजें हमें बना कर दे दी हैं, जिससे हमें बुक ज्यादा ना पढ़नी पड़े। एक बारी आप ये इन्फॉर्मेशन पढ़ लो, ठीक है, सो दैट मैं आपको सीधा ना क्वेश्चन करा दूंगा, थोड़ा टाइम भी हमारा सेव हो जाएगा। पढ़ लो क्वेश्चन एक बारी। इक्विटी दे रखी है क्वेश्चन में, प्रेफरेंस दे रखे है, डिबेंचर्स दे रखे हैं, और बैंक दे रखे हैं। तो यहाँ से हम इन तीनों का क्या निकाल सकते हैं, डिबेंचर जो बैंक से क्या आ जाएगा, मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा, कैसे, ये 10%, यहाँ से 12% का आ जाएगा। और प्रेफरेंस से क्या आ जाएगा, मेरा डिविडेंड आ जाएगा। और इक्विटी से मेरा वो आ जाएगा। और यहाँ पर हमें कुछ गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, और टैक्स रेट गिवन है, और सब चीजें गिवन है हमें। अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे तो चाहिए होता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमें स्टार्ट कहाँ से करना होता है, क्वेश्चन हमें स्टार्ट करना होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से, या नहीं, क्वेश्चन में हमें गिवन ही नहीं है ये चीज। अगर मुझे नेट प्रॉफिट, नो पैट निकालना है, या इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जो भी निकालना है, नो पैट या ये निकालना है, उसके लिए मेरा स्टार्टिंग कहाँ से होती है, पीबीआईटी से होती है। अभी बताया था ना मैंने राधिका के नोट से, ये देखो ईबीआईटी से होती है। ईबीआईटी या पीबीआईटी एक ही बात होती है, बट इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन ही नहीं है, हमें गिवन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये देखो। तो अब हमें ना क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, हमें तो उल्टा चलना पड़ेगा अब, ठीक है। अब प्रॉफिट बिफोर, ठीक है, तो वो कैसे चलते हैं हम, मैं आपको साथ साथ दोनों से दिखा देता हूँ आपको, ताकि पता चल जाए। हमें गिवन है ये नेट बैलेंस इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, इसमें हमें क्या क्या चीजें, अगर आपको याद है वो हमने सीखी थी, मैं आपको एक बार स्टेटमेंट बता देता हूँ, आप मतलब नोट कर लेना है आपको जो भी हो। सबसे पहले आता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, उसमें से मैं माइनस करता हूँ इंटरेस्ट, फिर आ जाते हैं मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से मैं माइनस कर देता हूँ टैक्स, फिर आ जाते हैं मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से पहले माइनस होता है डिविडेंड,
टू प्रेफरेंस होल्डर। उसके बाद आ जाता है मेरा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी को अगर मैं डिवाइड करता हूँ नंबर ऑफ शेयर से तो आ जाता है अर्निंग पर शेयर। तो ये जो मुझे गिवन है ना, ये गिवन है मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कहाँ गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है आफ्टर अप्रोप्रिएटिंग डिविडेंड ऑन कॉमन स्टॉक। तो ये तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी गिवन है। मुझे क्या गिवन है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। तो मुझे ऊपर चलना है तो पहले मैं क्या ऐड बैक कर दूंगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आता हूँ माइनस करता हूँ। तो अगर नीचे से ऊपर जाना है तो मुझे क्या करना है? प्लस करना है। तो पहले मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड को प्लस करना पड़ेगा। ये रहा, बता भी देता हूँ। ठीक है, पहले मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड को प्लस करना पड़ेगा। उसके अलावा फिर मुझे इक्विटी को भी प्लस करना पड़ेगा, फिर टैक्सेस को करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करते ऊपर आ जाऊंगा तो हो जाएगा। तो या तो आप इससे देख लो, और राधिका ने जैसे बनाया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है। अब सबसे पहले तो मुझे इक्विटी को ऐड करना है, तो ऐड बैक कैसे करूंगा? डिविडेंड दे रहे हैं 25%। तो क्वेश्चंस आपने रीड कर लिया तो डेटा आपके पास है। तो 700 लाख का 25% कितना हो गया? 1,75,000। तो ये मुझे ऐड करना पड़ेगा। और मुझे ऐड क्या करना है? प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मुझे नीचे से ऊपर जाना है। नीचे से हाँ ऊपर जाना है ऐसे। तो वो कितना है? 12%। 250 का 12% वो हो गया कितना? 30 लाख। ये भी ऐड बैक करूंगा। अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ 100, 175, 30, तो मेरा क्या आ जाता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब मुझे कहाँ जाना है? मुझे जाना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जाना है तो ये वाली जो फिगर आई है मेरी, ये वाली फिगर जो आई है, ये कितने टैक्स कटने के बाद आई है? ये आई है 40% टैक्स कटने के बाद। क्या आई है? 40% टैक्स कटने के बाद। तो ये वाली जो फिगर होगी, ये कितने परसेंट होगी? 60% होगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो 3,05,000 305 लाख आ रही है, ये आ रही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से कितना टैक्स कटा हुआ है? वो कटा हुआ 40%। तो अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो ये फिगर है 60%। तो मुझे कितना चाहिए? 100%। तो 3,05,000 डिवाइडेड बाय 0.6, तो आ गया मेरा 508। ये आ गया मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया तो मुझे अब इंटरेस्ट को भी ऐड बैक करना है। तो इंटरेस्ट यहाँ पर दो है, डिबेंचर्स के ऊपर भी है और टर्म लोन के ऊपर भी है। ये देख लो, मैंने बताया था ना, ये रे दो, ये वाला और ये वाला डिबेंचर्स के ऊपर है और ये टर्म लोन के ऊपर है। तो फिर मैंने क्या करा? 10% ऑफ 550 और 12% ऑफ 450, तो ये आ गया 104। और जब मैंने ईबीआईटी कितना आ गया मेरा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, इन सबको ऐड किया, ये आ गया। अब मैं शुरू कर सकता हूँ अपनी नॉर्मल कैलकुलेशन नो पैट निकालने के लिए। ईबीआईटी गिवन है, इंटरेस्ट हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, फिर टैक्सेस आ गए, फिर आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब मुझे क्या ऐड कर देना है? पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट। मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था कि पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट हम क्या करते हैं? ऐड बैक करते हैं। और वो कितना था? मेरा इंटरेस्ट था 104। तो मैं कैलकुलेटर का यूज करूं, ये भी मुझे राधिका ने बताया था कि तू ना कैलकुलेटर भी कंप्यूटर में यूज किया कर, ताकि जिससे ना बच्चों को समझने में आसानी हो जाएगी। तो वो समझा देती है तो मैं वैसे कर देता हूँ। 104, 104, ये तो क्या था मेरा? और इसमें से टैक्स कितना जाना है? 40% जाना है। तो मतलब ये जो यहाँ पर आना चाहिए कितना? 60% आना चाहिए। तो मैंने क्या करा? मल्टीप्लाई बाय इसका 60% कितना होता है? डिवाइडेड बाय 100। ऊपर परसेंटेज का था भी, मैंने देखा ही नहीं। तो ये आ गई मेरी 62.4, ये आ गई। या फिर आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर? एक और लिख सकते हो, अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आया तो कैसे कर सकते हो आप? इंटरेस्ट कितना था? 104 ब्रैकेट ओपन 1 - टी, वो कितना है मेरा? 0.40। अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे ना तो भी आपका सेम आंसर आ जाएगा जो मैंने आपको बताया। आ गया, नो पैट आ गया मेरा। उसके बाद स्टेप 3 में क्या है? कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए मुझे रिस्क फ्री रिटर्न गिवन है, बीटा क्वेश्चन में गिवन है, मार्केट रेट और आरएफ भी गिवन है। तो अगर मैं इन सबको गुचड़ गुचड़ करके प्लस माइनस करूंगा तो मेरा क्या आ गया? 19% आ गया। अब आ गया कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालते हैं? इंटरेस्ट 1 - टी अपॉन नेट प्रोसीड्स। वो कैसे होगा? इंटरेस्ट गिवन है, टैक्स गिवन है, नेट प्रोसीड्स गिवन है क्वेश्चन में, हमारा ये भी आ गया। और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस में डायरेक्ट गिवन थी 12%। अब कहोगे आपको कैसे पता? अरे यार पता नहीं है, बुक में गिवन है यार, ये देखो कहाँ गई। ये रही, ये देखो 12%। दिख रही है नहीं दिख रही? ये 12% कॉस्ट।
कैलकुलेटर को भी बंद कर दें। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलती है? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट इसका इक्विटी है कितना हमारा 700, और नीचे मैंने क्या करा, सबको प्लस कर दिया, कॉस्ट इक्विटी की भी, डेट की भी और प्रेफरेंस की भी। और फिर हमने क्या करा, फिर हमने कॉस्ट ऑफ उसके लिए किया, प्रेफरेंस के लिए किया, तो ये प्रेफरेंस की ऐड करी, ये कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस की जो वेट था वो, और नीचे टोटल जिसमें इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस भी आ गया, और लास्ट में प्रेफरेंस ऐड किया 6.57 मेरा, ओ सॉरी कॉस्ट ऑफ डेट है ये, सॉरी कॉस्ट ऑफ डेट किया, और कॉस्ट ऑफ डेट का कितने 950, वो कैसे निकला ये देखो, दोनों को ऐड कर दिया मैंने, 500 प्लस 450, या मैं बता भी देता हूँ, फिर आप मुझसे बच्चे को बताया ही नहीं। ये देखो 500 का ये है, और 400 का, 450 का ये है। ओहो, तो ये कितना आ गया मेरा, 950 आ गया। आप समझ पा रहे हो, 950 आ गया यहाँ से। और प्रेफरेंस का कितना था, वो था मेरा, ये रहा 250। ये 250 था, और इक्विटी का कितना 700, तो 700, 800, 900, 950, 950, 950 कितने हो जाते हैं, वो हो जाते हैं मेरे 1900 हो जाते हैं, नहीं हो जाते, एक बार चेक कर लो यार आप भी। ठीक है, 1900 हो जाते हैं, ठीक है। और ये करके हमने इसका निकाल दिया 11.86। अब हमें ईवीए का फॉर्मूला, नो पैट हमें पता चल चुका है, कैपिटल 1900 हमें पता है, और डब्ल्यू ए सी सी 18.6 के सॉल्व है, तो आंसर आ गया। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 4 के ऊपर। एक बार इलस्ट्रेशन 4 है, देख लो, मैं रीड नहीं कर रहा, सो दैट मैं टाइम बचाऊंगा, जल्दी से सोल्यूशन बताऊंगा, आप पढ़ लो एक बार। 10% डेट गिवन है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ से गिवन है, इक्विटी पता है हमें यहाँ से, इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस नहीं है, और ये पढ़ लो एक बारी सारा कुछ। For the year ended 31st March 2021, the company achieved total sales of cost of goods sold 70% of sales. The company incurred operating expenses 2000, tax rate at 30%. The company uses capital CAPA method to determine cost of equity. और उसने सारा आपको डेटा गिवन है कि रिटर्न इन द मार्केट क्या है, आरएफ कितना गिवन है, और बीटा कितना है। तो चलो शुरू करते हैं। सेल्स गिवन है, उसमें से मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया, मेरा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से माइनस किया मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मेरा आ गया ईबीआईटी। ये फॉर्मेट है, कोई लॉजिक नहीं है, फॉर्मेट है, आपको पता होना चाहिए, इतने बड़े बच्चे हो चुके, आई थिंक मुझे बताना भी नहीं चाहिए। फिर आ गया नो पैट की कैलकुलेशन, ईबीआईटी माइनस किया हमने इंटरेस्ट, फिर आ गया मेरा पीबीटी, फिर माइनस किया मैंने टैक्स, फिर आ गया मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और फिर दोबारा से मैंने इंटरेस्ट को प्लस करना है, मैंने आपको बताया, और ये कौन सा है, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट है, तो मैं पूरा ऐड नहीं करूंगा, तो यहाँ पर टैक्स था 30%, तो मैं ऐड बैक कितना करूंगा, सिर्फ 70% करूंगा। तो वो इंटरेस्ट का होता है 500 का 70% हो गया 350। अब आप में से कहोगे नहीं इंटरेस्ट कैसे निकाला है, अरे यार 10% ऑफ 5000, ये देखो ना यहाँ पर गिवन नहीं है, ये देखो 10% है ना, ये रहा इंटरेस्ट, इसका कितना है 5000 का, तो इंटरेस्ट आ जाएगा। और इसके अलावा ईबीआईटी बता दी है, और टैक्स बता चुका हूँ आपको। अब डब्ल्यूएसीसी निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड्स। तो इंटरेस्ट 500 था, निकाल चुके हैं, टैक्स था, और नेट प्रोसीड्स 5000 थी, वो यहाँ से ये वाली ले ली, तो आ गया मेरा 0.7 या फिर 7%। अब आगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आर एफ प्लस बीटा, वो सिमिलर सी चीजें दोबारा नहीं हम मेंशन करेंगे। फिर डब्ल्यूएसीसी, अब मेरा जो वो आ रहा है क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20%, और उसका वेट कितना है खुद का 5000, और टोटल कितना हो गया 10,000, क्यों, ये देखो 5000 इसका, और कहाँ गया भाई, और एक सेकेंड, और 5000 इसका टोटल हो गया। 5000 ऐसे कैसे हुआ टोटल, क्योंकि इसमें हमने रिजर्व भी करी, इक्विटी और रिजर्व दोनों मिला के। ठीक है, दोबारा रिपीट करो मैं, इक्विटी और रिजर्व दोनों मिला के हमारा क्या बन जाता है, वेट बन जाता है, तो 5000 ये, और ये वाला भी हो गया, तो 10,000 यहाँ पर आया, और फिर 7% का भी सेम डेट का, और ये करके हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया।
फिर ईवे का फॉर्मूला मेंशन है, हमें सब चीजें डिटेल मेंशन करी और आंसर आ गया। एक बार चेक कर लो चलो। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन 5 के ऊपर। आई थिंक हम जल्दी कर लेंगे क्योंकि अब इसमें ना बहुत ज्यादा कुछ है नहीं बताने लायक, एक बारी पढ़ो। 10% डेट गिवन है, इक्विटी गिवन है, रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है, आरएफ बीटा मार्केट रेट सब चीजें गिवन है, टैक्स गिवन है, और फिर सोल्यूशन। चलो एक बार ये देख लो, बहुत इजी सी है। तो मैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2100 गिवन है। अब वो कैसे आया, भले इंसानों ने हमें क्वेश्चन में दे दिया तो आपको ये कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ा। कॉस्ट ऑफ डेट निकाल लेंगे, इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेंगे, और दोनों ऑप्शंस करके बता दिए हमने। बट अब आप देख लेना, आप ये वाले से कर लो। ठीक है, आई थिंक इसने भी, हाँ ठीक है। अब WACC की है, नीचे क्या आ गया, 4000 आ गया। 4000 कैसे आया है, मैं आपको बता देता हूँ। 2000 आ गया यहाँ से डेट, और इक्विटी और रिजर्व दोनों को मिला के आ जाता है 1500 प्लस 500 2000, 2000 2000 4000। सेम चीज फिर हमने नेट ऑपरेटिंग करा, वो कर दिया। तो इसमें कुछ बताने लगे नहीं, बहुत सिंपल सा था। अब आज जो इलस्ट्रेशन 6 के ऊपर, ये भी आई थिंक इजी है। सनराइज बैंक फॉलोज क्रिएशन ऑफ लोन, सब कुछ गिवन है आपको। नो पैड, पता नहीं, एवरेज टोटल एसेट, सब कुछ वेटेड एवरेज सब कुछ गिवन है, और अब आपको बताना है करना क्या। एक बार पढ़ लो आप क्वेश्चन को, मैं रब कर दूं। ईवीए का फॉर्मूला कहता है नो पैट माइनस ये वाला, ठीक है। और अब हमें कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, वो यहाँ पर गिवन है हमें। ये देख लो, तो हमने इसमें से माइनस किया, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। और इसके अलावा हमें सब चीज़ें ऑलरेडी गिवन थी, तो बस आगे तो इसमें एक नई चीज़ ये थी कि कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज करके भी हम निकाल सकते हैं। मैं आपको ना इसका रीजन बता देता हूँ क्यों, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड में आता क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड में ना दो चीजें आती हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में आता है आपका डेट और आपका इक्विटी आता है। तो आप ना बैलेंस शीट इमेजिन करो, बैलेंस शीट की एसेट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड का टोटल में से अगर आपने टोटल लायबिलिटी माइनस करी, तो बैलेंस क्या बचा, इक्विटी का पैसा और डेट का पैसा, तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाता है। अब आ गया इलस्ट्रेशन 7। अरे कहाँ गई, अच्छा ये अगले के ऊपर है, मार्केट वैल्यू एडेड इसके ऊपर है। हम्म, चलो ये पहले पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लो एक बारी। हाँ जी, चलो शुरू करें, अब हम नहीं करें शुरू। चलो और शुरू करते हैं। आपने आई होप क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ठीक है। और एक बारी रीड कर लो ये वाली चीजें। हम्म, तो चलिए शुरू करते हैं, कॉम्पिटिशन ऑफ मार्केट वैल्यू एडेड। अब कैसे निकालना है इसका फॉर्मूला, कहता है कॉम्पिटिशन ऑफ मार्केट वैल्यू एडेड का फॉर्मूला, मार्केट वैल्यू एडेड इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। अब हम मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं, बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, अब हम इक्विटी की, प्रेफरेंस की निकालनी है और डिवेंचर की निकालनी है। तो अब देखो इक्विटी की कैसे, 30 लाख के शेयर्स हैं 60 रुपए के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई कर दिया। और प्रेफरेंस शेयर्स कैसे, 2 लाख के शेयर्स हैं 90 रुपीज के हिसाब से, तो हमने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। और 15% डेट है 9 लाख का, कितने के हिसाब से, 95 के हिसाब से, तो मैंने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो आगे मेरा 2835। और बुक वैल्यू वो हमें 1700 गिवन थी, ये देख लो। आप समझ गए मैंने कैसे बात बोली है, कि हमने कैसे की है। हमें यहाँ पर गिवन है कि भैया 90 का है, प्रेफरेंस डिवेंचर्स 95 का है,
और जो करंटली कोटेड प्राइस है स्टॉक एक्सचेंज में इक्विटी के, वो तो जो करंट प्राइस है उन सबको अगर मैं उनके नंबर ऑफ शेयर से या डिबेंचर से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो उसकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी। और बुक वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है ये वाली। तो मैंने जब किया तो यहाँ से आ गया, और जब मैंने माइनस किया तो मेरा आंसर आ गया। अच्छा चलो एक बारी मैं कर दूं क्या आपको, एक बारी 300, 400, 500, 500। अच्छा गिवन तो है, अच्छा टोटल गिवन तो है यार 1700, मैं कर ही क्यों रहा हूँ, पागल क्यों मैं। ये देखो 1700 गिवन तो है। अब आप में से बता दो भैया, इसमें रिटेन अर्निंग ना हमने अलग से ऐड करी है, ठीक है ना, बुक वैल्यू निकालने के लिए। अब आप कहोगे मार्केट वैल्यू में तो आपने ऐड नहीं करी, एक और बात बता देता हूँ। मार्केट वैल्यू में क्यों नहीं ऐड की, क्योंकि ना जो मार्केट वैल्यू होती है ना शेयर प्राइस की, उसमें ना ऑलरेडी रिटेन अर्निंग का इफेक्ट आया था, इसीलिए वो इतनी आई है। क्योंकि कोई भी इंसान जब इन्वेस्टर कोई पैसा कंपनी में लगाता है ना, तो वो देख लेता है कि उसके उनके पास कितना रिटेन अर्निंग है। तो जब मार्केट वैल्यू होती है ना इक्विटी की, उसमें ऑलरेडी रिटेन अर्निंग ऐड होता है, बट बुक वैल्यू में हमने अलग से ऐड किया है। ये देख लो 1700, ये सब चीजें ऐड आई। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, अनसॉल्व। ये भी बहुत इजी है, बट चलो अब हम कर रहे थे तो मैंने सोचा हम सब कुछ ही कर लेते हैं, सो दैट कुछ भी ना बचे इसमें से। कुछ और बचा है क्या भाई, नहीं। ये क्वेश्चन एक बार रीड करो। नो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओ नो पैट आपको गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, डेट इक्विटी प्लस रिजर्व, मैं आपको बता चुका हूँ रिटेन अर्निंग ये रिजर्व जिसका पार्ट होते हैं। ये आ गई मेरी इतनी। और कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यूसीसी, पहले कॉस्ट ऑफ डेट निकालो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो, उन दोनों के वेट्स कर दो, और उसके बाद फॉर्मूला पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, इसमें कुछ बताने लायक नहीं था तो मैंने इस करके आपको बताया। बट इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका हुआ है। चाहे उसमें वैल्यू एडिट के क्वेश्चन हो, नो पैट के क्वेश्चन हो, या फिर वो जो बुक वैल्यू वर्सेस मार्केट वैल्यू वाला क्वेश्चन है वो हो, इसके सॉल्व या फिर अनसॉल्व, सब कुछ हमने इसमें क्या कर दिया, कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद ना हम चलते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर। इसको हम कर देते हैं क्लोज। हमारे पास ना दो क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल है, एक जून वाला और एक जनवरी वाला। तो उन दोनों के अंदर जो भी प्रैक्टिकल पार्ट आया होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। थ्योरी तो आप खुद भी रीड कर सकते हो, मुझे लगता है इतना बहुत ज्यादा समझाने लायक है नहीं। और इसका भी क्रेडिट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का भी जो क्रेडिट है, वो भी किसको जाता है, नाम तो आपने सुन ही लिया होगा, मतलब देख लिया होगा, नहीं तो मैं बता भी देता हूँ, राधिका को। थैंक यू सो मच राधिका वंस अगेन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए और इतनी ज़्यादा मेहनत करने के लिए। क्योंकि आजकल सिर्फ मैं ही मेहनत नहीं कर रहा, मेरे साथ साथ राधिका भी मेहनत कर रही है। तो जैसे मेरे पेपर हैं ऐसी राधिका की भी पेपर है, तो वो भी कॉम्प्रोमाइज कर रही है मेरे जैसे। तो थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आया हुआ हमारा, ये देखो क्वेश्चन एक बारी पढ़ लेते हैं पहले। केस स्टडी आ रखा है हमारा पहला, यही है ना क्वेश्चन, हाँ। यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड स्टार्ट इट्स ऑपरेशन इन 1 ईयर को विद टू डिवीजन, कंज्यूमर वाला और कमर्शियल। कोई कंपनी उसने दो डिवीजन शुरू करे, कंज्यूमर और कमर्शियल वाला। द कंपनी मिशन का क्या है कि वो लीडर बनना चाहती है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। कोई जैसे वॉलमार्ट टाइप हो गया या फिर कोई विजय सेल्स टाइप हो गया, ऐसे। बोथ द डिविजन आर हेवली इन्वेस्टेड इन R&D, और उन्होंने 5 साल तक R&D वारंडी किया। अब इसमें क्लियर के कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, 11% है। और दो डिवीजन का डेटा गिवन है, कंज्यूमर वाले का और कमर्शियल वाले का। सेल्स, डिविजनल EBIT, शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, इंटरेस्ट। और हमें टैक्स रेट बताया हुआ कितना, 30% है। अब हमें क्या बताना है, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ टू डिविजन्स एज्यूमिंग कंपनी यूजेस ROAS परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, और EV हमें निकाल के बताना है। और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं, ये तो आप खुद बता सकते हो, मैं आपको सिर्फ प्रॉफिट और प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या शुरू किया, इवेल्युएट करना है ROI यूजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए ना यहाँ पर ध्यान रखना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। और नो पैट का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT माइनस इंटरेस्ट, जो भी ये फॉर्मूला मतलब जो हमने लिखा हुआ है, ठीक है ये। अब इसने क्या करा, राधिका ने ऐसे लिख दिया, नो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कैसे आता है, EBIT माइनस इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स, और प्लस पोस्ट टैक्स क्या कर दिया हमने, इंटरेस्ट वो प्लस कर दिया, तो नो पैट आ जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा ना, तो वो ये हो गया। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, ये क्या हो गया, पता नहीं।
अच्छा, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है ना, तो आप क्या करो, आप ना वो वाली जो हमने स्टेटमेंट सिखाई ना, आप स्टेटमेंट से भी कर सकते हो, या इससे भी डायरेक्ट आ सकते हो, आपकी मर्जी। आप फॉर्मूला बेस में कर लो, या जो मैंने आपको भी स्टेटमेंट बताई कि ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट है, तो वही स्टेटमेंट ना। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करा, क्या आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स। वन माइनस टैक्स किया तो कितना आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स। उसमें से मैंने अगर प्लस कर दिया प्रॉफिट टैक्स, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट, तो मेरा क्या आ गया दोबारा से, वो आ गया मेरा, मेरा आ गया, नो पैट आ गया, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है, शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। और उसके बाद ईवीए कैसे निकलता है मेरा, नो पैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यूएसीसी, और टैक्स रेट मेरा गिवन है 30%। अब कंज्यूमर डिवीजन का ईबीआईटी कैसे है, 188 500। अरे आपको कैसे पता, अरे मुझे पता नहीं, गिवन है भाई साहब, मैं अपनी मनमर्जी से थोड़ा ना लगा रहा हूँ चीजें, ऐसे कैसे बोल देते हो आप। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, वही जो शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म को हमने प्लस किया, वो आ गया। और आरओआई कैसे निकल गया, 4.72% ईबीआईटी अपॉन ये वाला हो गया। कमर्शियल का भी सेम हो गया, डेटा गिवन था तो बस करके हमारा आंसर आ गया। अब इंटरप्रिटेशन कैसे है, द कंज्यूमर डिवीजन एज ए हायर आरओआई और कंपेयर टू कमर्शियल वाला, तो इंडिकेटिंग करते हैं कि बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं कंज्यूमर डिवीजन में। तो अगर आप चाहते हो कमर्शियल डिवीजन में भी अच्छी आरओआई करना, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, या तो आपको अपना क्या करना पड़ेगा, एक सेकंड, ईबीआई फॉर्मूला क्या होता है हमारा, या तो आपको अपना ईबीआईटी इंक्रीज करना पड़ेगा, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा कम करना पड़ेगा आपको, अगर आरओए अपने इंक्रीज करना है। ईबीआईटी कैसे इंक्रीज कर चुके, अपनी सेल्स बढ़ा के। और कैपिटल एम्प्लॉयड अगर कम करना चाहते हो तो डेट का थोड़ा पोर्शन कम कर दो, इंटरप्रेट कर देना। अब आगे आपका क्या निकालना है, इवेल्युएटिंग यूजिंग ईवीए। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें 11% गिवन है, मैंने आपको बता दिया था। तो नो पैट कैसे निकलता है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ये या फिर वैसे करके, सारा हमारे पास डेटा गिवन है। और आप अगर इसको पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं एक बार फिर आपको थोड़ा सा गो थ्रू भी बता देता हूँ। ईबीआईटी गिवन था कंज्यूमर वाले के लिए, इंटरेस्ट कितना है, 10,000। कैसे आया इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट लो जी, गिवन ही इंटरेस्ट ये रहा 10,000। और टैक्स माइनस किया, और पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट 10,000 का 70% लिया हमने, वो मैं आपको लॉजिक बता चुका हूँ, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं। कंज्यूमर डिवीजन कमर्शियल में भी सेम ऐसे ही करना है। चल जा भाई, ठीक है, चलता क्यों नहीं आजकल, मैं परेशान हो गया। चलो ठीक है, नो पैट ये रहा। और वही सब डेटा कर दी हमने, और इंटरप्रिटेशन कर दी कि बोथ डिवीजन शोज नेगेटिव ईवीए, नॉट जनरेटिंग रिटर्न अबव द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्यों, क्योंकि और कंज्यूमर डिवीजन इज परफॉर्मिंग स्लाइटली बेटर। तो अब आपको देख लेना चाहिए, या तो ईवीए के अकॉर्डिंग अगर आप करना चाहते हो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि बोथ डिवीजन शो नेगेटिव ईवीए। नेगेटिव ईवीए क्यों आ रहा है, देखो ये नेगेटिव ईवीए आ रहा है, लाल वाला दिखाऊं आपको, ये देखो ये आ रहा है नेगेटिव साइन में। और यहाँ पर भी कह रहा है नेगेटिव, तो कायदे से तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। और बट नेगेटिव किसका कम है, 3 21 आ रहा है, इसका 3 6, तो कमर्शियल कंज्यूमर वाला उससे बेटर है। बट है तो दोनों ही नेगेटिव। अब ये तो आप पढ़ लेना खुद से, थ्योरी प्योरी ये तो मैं नहीं कराऊंगा। अब आ जाओ डू पॉइंट एनालिसिस, लो जी। एक डू पॉइंट एनालिसिस हो गया, एक आपका मर्जर एक्विजिशन हो गया, मतलब वो तो हर जगह पर ही मिलेंगे आपको, तो कुछ ना भी याद हो तो ये तो याद करके जाना ही जाना, मतलब कायदे से। डू पॉइंट एनालिसिस का फॉर्मूला क्या होता है, अरे यार ये क्या, नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर, और इक्विटी मल्टीप्लायर। हमने ऑलरेडी डू पॉइंट एनालिसिस में बहुत डिटेल में वीडियोस में करा हुआ है। मैंने सब्जेक्ट का नाम भूल जाता हूँ बार बार, और आजकल मैं रोज ना 5 ममरा बादाम भी खा रहा हूँ, स्टिल मुझे ना थोड़ी याददाश्त कमजोर सी हो चुकी है। तो अगर आप में से किसी को याद आ जाए तो मुझे बता देना कि हमने ये आर कौन से में पढ़ा है। मैं तो सब्जेक्ट्स के नाम तक याद नहीं आ रहे, चलो बता देना मुझे, एक एक भले इंसान ने ना पीछे भी कमेंट करके मुझे बता दिया था, सब्जेक्ट का नाम बता देना, इतना दिमाग नहीं हो, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला हमें पता है, एसेट टर्नओवर का पता है, इक्विटी मल्टीप्लायर का पता है। और हमें पता है कि प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा तो बेटर कॉस्ट कंट्रोल होती है, एसेट टर्नओवर ज्यादा होगी तो बेटर यूज ऑफ एसेट्स हो रहे हैं। और इक्विटी मल्टीप्लायर तो मतलब मोर लीवरेज है, मतलब रिस्क वर्सेस रिटर्न से। और उसके बाद इसने क्या करा, अपने आप ही एक एग्जांपल लेके इसको समझा दिए। आप भी अपने आप कर सकते हो, इंटरप्रिटेशन बता देना। ये आया तो थ्योरेटिकल बेस था, बट स्टिल मैंने आपको थोड़ा सा बता दी कि डू पॉइंट एनालिसिस होता क्या, 5 मार्क्स के लिए। अब आ जाओ आगे 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 आगे। हम्म ये क्वेश्चन आ रखा है, और ये क्वेश्चन भी ना थोड़ा है तो थ्योरेटिकल बेस्ड, बट अब प्रैक्टिकली उन्होंने पूछा हुआ है। जो लीज अकाउंटिंग है ना सीए फाइनल में ना, वो प्रैक्टिकल है पूरा।
बट अब इन्होंने ना इसको थ्योरेटिकल बेस में पूछा हुआ है और बुक में ना उतना कंटेंट ही नहीं है प्रैक्टिकल पूछने लायक। बट यू नेवर नो, पूछ तो वो कुछ भी लेंगे। बट अब जो आया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। पढ़ो क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग लीज टर्म्स ऑफ अ बिल्ड बियर लिमिटेड फॉर द रिटेल लोकेशन। लीज की टर्म कितनी है? 5 साल की। और लीज की पेमेंट कितनी जा रही है? 1 लाख रुपए की हर साल की। एट द एंड ऑफ द लीज, अब ये इंपॉर्टेंट है, एट द एंड ऑफ द लीज, अरे यार चल जा, एक तो कितने की, ये 5 साल के लिए जा रही है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट आपको भी पता चल जाएगा। एट द एंड ऑफ टाइटल टू द लोकेशन डज नॉट ट्रांसफर, मतलब लेसर लेसी को टाइटल ट्रांसफर नहीं कर रहा। और जो एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है ना एसेट की, वो कितनी है? 25 ईयर है। बस ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पर मार्क किया। द फेयर वैल्यू ऑफ द लोकेशन कितनी है? 15 लाख है फेयर वैल्यू ऑफ द लोकेशन। एक बारी ना आप इसको रीड कर लो क्वेश्चन को, मैं फिर इसका सोल्यूशन बता दूं। अब ये क्या बता रहा है? आंसर द फॉलोइंग, विल द अबव लीज ट्रांजैक्शन बी ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग लीज या फाइनेंशियल लीज। अब इसके हिसाब से आपको बताना है कि क्या ये फाइनेंशियल लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। तो इसके ना एक टेस्ट होता है, अगर ये टेस्ट पास हो जाएगा तो ये फाइनेंशियल लीज बन जाएगी, वरना ये ऑपरेटिंग लीज बन जाएगी। देखो सबसे पहले ना ये जो 5 कंडीशंस है, अगर इसमें से एक भी कंडीशन क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है, तो हम क्या कर देते हैं? इसको बना देते हैं। सबसे पहली क्या है? टेस्ट का अगर ये कंडीशंस में से, ये कंडीशंस है फाइनेंशियल लीज के लिए, क्या लीज खत्म होने के बाद ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है? नहीं। हमने देख लिया ना कि वो लिख रहा है वापस हो रही है। तो इस करके डज द ओनरशिप ट्रांसफर एट द लीज है? नहीं। अगर तो होती है तो ये बनती फाइनेंस लीज, बट हमारे क्वेश्चन में ट्रांसफर नहीं हो रही। सेकंड क्या है? बार्गेन परचेज ऑप्शन। क्या लीज खत्म होने के बाद क्या लेसर लेसी को ऑप्शन दे रहा है कि आप एसेट परचेज कर सकते हो? नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहा। कैन द लेसी बाय द एसेट एट द प्राइस लोअर देन द फेयर वैल्यू एट द एंड? नहीं, ऑप्शन ही नहीं दे रहा, तो ये भी नहीं हो गया। मतलब अगर इन 5 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन पूरी हो जाती है तो वो फाइनेंस लीज बन जाएगी, अदरवाइज ऑपरेटिंग लीज। अब थर्ड देख लेते हैं, लीज टर्म वर्सेस यूजफुल लाइफ। देखो अगर तो जो लीज पे ली हुई चीज है ना, अगर वो आप 75% ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट की ले रहे हो, इसका मतलब है कि वो फाइनेंशियल लीज है। बट यहाँ पर आप कितने साल के लिए ले रहे हो? सिर्फ 5 साल के लिए ले रहे हो। और टाइम कितना उसका? 25 ईयर्स है। तो सिर्फ 20% हुआ। 20% कैसे हुआ? कैलसी जिंदाबाद। ये देखो, 5 साल डिवाइडेड बाय 25 है ना, हाँ 25, तो कितना आ गया? 20%। तो मिनिमम कितना होना चाहिए? 75% होना चाहिए। अगर तो एसेट की लाइफ का 75% पार्ट आप लेसी के पास पड़ा है तो वो फाइनेंस लीज होती है। इसमें तो ये भी नहीं हो रहा। फोर्थ है प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ओ मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए, इस क्वेश्चन में तो है ही नहीं। तो इस प्रेजेंट वैल्यू लीज इस 90% होना चाहिए। अगर तो 90% है तो ठीक है, वरना तो नहीं है। अब देखो क्या है, हमने कितने साल के लिए लिया है लीज पे? 5 साल के लिए। और हर साल हम कितने पैसे दे रहे हैं? 1 लाख। तो कितना हो गया? 1 लाख इंटू 5 लाख, 5 लाख। बट 90% वैल्यू कितनी होती है? 15 लाख की 90% हम देख लेते हैं। ऑल दो वैसे तो हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू देखनी चाहिए थी, बट प्रेजेंट वैल्यू है नहीं, तो मैं इसी की देख लेता हूँ। कैलसी कैलसी, फिर बंद कर देता हूँ क्या कैलसी यार। 15 लाख, नहीं कितनी होगी? एक सेकेंड, मैंने क्या बोला? 90% ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। तो एसेट की वैल्यू कितनी है? 15 लाख की थी ना। देखो कहाँ गई फेयर वैल्यू? हाँ फेयर वैल्यू कितनी है? 15 लाख है। देखो लिखा है ना फेयर वैल्यू। तो 15 लाख का कितने परसेंट लेना है हमें? 90%। तो 15 लाख का 90% कितना होता है? अबे ये क्या हो गया? तो मुझे कैलकुलेटर तक नहीं चलाना आता है यार। क्या होगा जिंदगी में? मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 100। 13 लाख 15 हजार, 13 लाख 50 हजार, सॉरी 13 लाख 50 हजार।
और हम तो उसको सिर्फ 5 लाख की पेमेंट दे रहे हैं, तो ये भी पूरी नहीं हो रही। ऑल्दो यहाँ पर ना प्रेजेंट वैल्यू लेना चाहिए था हमें, मतलब जो 5 साल के ना हम क्या करते, जैसे लेट से 10% दिया होता प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो वैसे ही कर देंगे कि हर साल जैसे पहले साल 1 लाख दिया तो 0.9090, अगले साल ऐसे ऐसे करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू थी उसको देखते, बट यहाँ पर तो गिवन ही नहीं है, तो हमने नहीं दिया। और लास्ट के स्पेशलाइज्ड एसेट, क्या ये स्पेशलाइज्ड एसेट है, ऐसा तो कुछ बताया ही नहीं हुआ, तो हम एज्यूम कर लेते हैं नहीं। तो कोई भी एक कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो ये इस करके फाइनेंशियल लीज ने कौन सी ऑपरेटिंग लीज है। तो अगर इन 5 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाए, तो वो फाइनेंस लीज बन जाएगी, एल्स ये ऑपरेटिंग लीज बन जाएगी। हाँ, चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई, ठीक है। अब आ जाओ आगे। हम्म, अच्छा, ये जो इसने खुद से एग्जांपल लिया मिनोरिटी का, हम ऑडियो में देख लेंगे। हाँ, ये देख लेते हैं एक बारी। हाँ जी। राइट इशू ऑन अर्निंग पर शेयर। अब कायदे से तो ना जो अर्निंग पर शेयर वाला हमारा चैप्टर है ना, आई थिंक चैप्टर नंबर 3 है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बन सकता है। और मैंने तो वैसे चलो पढ़ा हुआ है, बट मैं आपको एक नॉर्मल बता रहा हूँ। अब कितना मुश्किल बन सकता है ये हमें पता ही नहीं, बट अब पेपर में इस लेवल का क्वेश्चन आया हुआ और बुक में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अब हमें कैसे पता भाई, तुम तो एक नाम दे देते हो अर्निंग पर शेयर, अब वो तो 0 से लेकर 100 तक का डिफिकल्ट हो सकता है। बट अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें प्रीवियस ईयर में जैसा क्वेश्चन है, तो सिमिलर आना चाहिए, क्योंकि बुक में तो कुछ प्रैक्टिकल है ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट इशू ऑन अर्निंग पर शेयर। शेयर्स ऑन 1 जनवरी 2003 कितने थे, 40 लाख के थे। राइट इशू हमने किए 30 सितंबर को, एक के बदले चार। क्या होता है मैं आपको सब बता दूंगा फिलहाल। ठीक है, जिनके पास 4 शेयर्स थे उनको कितना, ठीक है। और चलो ये मैं भी बता दूंगा, इशू प्राइस कितना है, 50 का इशू प्राइस है, और मार्केट प्राइस प्रायर टू द इशू कितना था, 100 था। और अर्निंग 31 मार्च 2024 की गिवन है, और अर्निंग फॉर लास्ट ईयर गिवन है 90 पैसा। अब मैं आपको ना थोड़ा सा बताती हूँ तो राइट इशू का क्या मतलब होता है। यहाँ पर वैसे अंग्रेजी में गिवन है, मैं आपको क्यों ही बता रहा हूँ, आप खुद भी पढ़ सकते हो, इतने तो समझदार हो या नहीं हो समझदार। पढ़ो, मैं तब तक पानी पी लूँ यार, एक कम से कम कितनी देर हो चुकी है, 1.25 घंटे से भी ऊपर हो चुके, पानी तक नहीं पिया, रुको यार। हम्म, चलो पी लिया पानी तो। राइट इशू का क्या मतलब होता है, जब कंपनी ना अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ना चांस देती है एडिशनल शेयर होल्ड करने के लिए। इसका रीजन बताऊं क्या है, एक बात बताओ, आज अंबानी है, लेट से अंबानी के पास ना 60% शेयर है जियो के, और उनमें से ना एक डायरेक्टर सोचते हैं कि यार हम चाहते हैं कि ना अंबानी से ना कंपनी छीन लेते हैं। अब कंपनी कैसे छीन सकते हैं, वो तो अपने शेयर बेचने को तैयार ही नहीं है। तो वो सोचते हैं काम करते हैं, हम ना बिना अंबानी को बताए ना नई इशू निकाल लेते हैं शेयर्स का। अब होगा क्या, जब नया शेयर का इशू होगा मार्केट में, तो अगर वो किसी और ने शेयर खरीद लिए, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर तो ज्यादा हो जाएंगे। तो जो उसकी एक्चुअल में जो 60% था, अब वो धीरे धीरे क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। तो उसका बिना कुछ किए दूसरे कंपनी के लोगों ने क्या किया, वो उससे कंपनी छीन ली। इसलिए ना एक होता है कि अगर आप दोबारा से कोई भी कंपनी शेयर्स इशू करेगी, री इशू करेगी शेयर्स को, तो पहला राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जाएगा, ताकि वो अपनी जो शेयर होल्डिंग है उसको वो मेंटेन कर सके। तो इस करके इसको हम क्या कहते हैं, राइट इशू कहते हैं। ठीक है, तो कंपनी इशू मोर शेयर्स एट अ लोअर प्राइस। तो अब हमें देखना है कि उसमें ना अगर वो लोअर प्राइस पे दे रही है, आज मार्केट का प्राइस कितने क्वेश्चन में 100 रुपए, और वो किसमें कर रही है 50, तो 50 में कम कर रही है ना, तो मतलब उसमें जो कम कर रही है वो क्या पार्ट है, वो बोनस का पार्ट है, मतलब बोनस एलिमेंट। या बोनस एलिमेंट का क्या मतलब है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एक मार्केट में चीज आपको मिल रही है 100 रुपए की, बट आप मेरी शॉप में आते हो, लेट से क्या कहते हैं, मेरी फ्रेंड एक ज्योति सान, वो क्या ज्योति सा आती है मेरी शॉप में आती है, तो वो कहती है कि ये टी शर्ट कितने की दी है, मैंने बोला 100 की, तो कहती है नहीं यार मुझे तू थोड़ा ना 100 की देगा, मेरे को तो सस्ते में दे। तो मैंने बोला चल ठीक है, मैं आपको ना 50 में दे देता हूँ। तो मैंने उसको 50 का क्या दिया, एज अ बोनस दे दिया। तो अब हमें ये देखना है कि जो एक शेयर में कितना बोनस का एलिमेंट है, और वो अर्निंग पर शेयर को कैसे एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैलकुलेशन नंबर ऑफ राइट शेयर, राइट शेयर कैसे निकालेंगे। वो कह रहा है कि हर 4 के बदले में एक शेयर मिलेगा, मतलब जिन लोगों के पास 4 शेयर्स हैं, तो उसको मैं कितना दूंगा, एक शेयर दूंगा। तो आ जाते हैं राइट शेयर कितने हैं, 40 लाख डिवाइडेड बाय 1/4, तो हम कितने देंगे, 10 लाख देंगे। मैं बता चुका हूँ, जिसके पास 4 शेयर है उसके बदले में उसको एक मिलेगा। तो अभी एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने, 40 लाख, तो डिवाइडेड बाय मैंने क्या कर दिया, 4 कर दिया। तो टोटल नंबर शेयर आफ्टर राइट कितना हो जाएगा, राइट इशू 50 लाख, 40 पहले थे, 10 अब हो जाएंगे। अब हमें क्या निकालना है, थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस। मतलब स्टेप 2 में क्या निकालेंगे कि
एक्स राइट प्राइस, मतलब उसका प्राइस क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस प्लस न्यू शेयर मल्टीप्लाई बाय राइट प्राइस डिवाइडेड बाय, सबके नीचे डिवाइड होके क्या आ जाएगा, टोटल शेयर आफ्टर इशू आ जाएगा। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मैं लॉजिक्स बहुत ज्यादा नहीं बताना चाह रहा अभी, जितने जहां जहां बताने की जरूरत थी मैं बता चुका हूँ अब, सो दैट कि आपको हो जाए, वरना एग्जाम पास करना हमारी पहली प्रायोरिटी है, तो मैंने इसीलिए रखे। तो हमारे पास ओल्ड शेयर्स कैसे थे, ओल्ड शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस। अब ओल्ड शेयर कितने थे हमारे पास, 40 लाख, और मार्केट प्राइस कितना था, 100 का था। न्यू शेयर कितने हो गए उसके बाद हमारे पास, वो हो गए हमारे न्यू शेयर्स कितने आ गए, 10 लाख आ रहे हैं हमारे पास, और उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 50, 50 पे ले रहे हैं, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर शेयर 50, तो ये आ गया मेरा 90 आ गया। अब बोनस का फैक्टर हम कैसे एडजस्ट करेंगे, बोनस का फैक्टर एडजस्ट करने के लिए होता है हमारा फॉर्मूला मार्केट प्राइस बिफोर इशू ऑफ राइट्स डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। तो ये जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये आ गया मेरा 1.11। स्टेप 4 क्या होता है, स्टेप 4 होता है एडजस्ट करो लास्ट ईयर की अर्निंग पर शेयर। क्या बोला मैंने, लास्ट ईयर की अर्निंग पर शेयर। ओल्ड अर्निंग पर शेयर कितनी थी मेरी, 0.90। अब एडजस्टेड अर्निंग पर शेयर कितनी हो जाएगी, 0.90 डिवाइडेड बाय बोनस फैक्टर। ये हमने इस करके निकाला है अपना बोनस फैक्टर, ये आ गया मेरा 0.81। अब तो सिंपल करना है, कैलकुलेट करंट अर्निंग पर शेयर। तो ये तो बड़ा सिंपल से, ये तो हम उसके बिना भी कर सकते थे। एज्यूम करो 10 लाख जो राइट शेयर्स हैं वो इशू हुए 38 सितंबर को, और वो आउटस्टैंडिंग कितने थे, 6 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग। अब ये कैसे करते हैं, ये ना वेटेड निकालते हैं। जनवरी से लेके सितंबर तक 9 मंथ्स हुए, 40 लाख शेयर्स हमने यूज किए, और 9/12 ये हम वेटेड निकालते हैं। मैं आपको फिर बता दूं हमने क्या निकालते हैं, वेटेड निकालते हैं। तो आ गया 30 लाख शेयर्स, और अक्टूबर से लेके मार्च तक हमने कितनी यूज करे, 50 लाख शेयर्स इशू किए और यूज किए 3/12। मैं रिपीट कर देता हूँ क्या है, देखो जनवरी से लेके, एक सेकंड, क्वेश्चन का है, हाँ। और मैं आपको एक और बात वैसे बता दूं, ये क्वेश्चन भी ना आई थिंक कहीं से फॉरेन से कॉपी किए हुए हैं, क्योंकि यूएस से, और मेरा जो फ्रेंड है कनाडा, वहां पर ना कैलेंडर ईयर भी फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। इंडिया में तो फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। तो इन लोगों ने सिर्फ रुपीज ही करा है, और ये क्वेश्चन कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, इसीलिए ना ये 1 जनवरी का कलेश हो रखा है, वरना तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हमने ना इसमें जो प्रीवियस ईयर जो हमने मतलब वो माना है, क्या कहते हैं, मतलब हमने जो फाइनेंशियल ईयर माना है, वो हमने कब से फाइनेंशियल ईयर माना है, हमने फाइनेंशियल ईयर माना है जनवरी 1 से लेके 31 दिसंबर तक। मैं रिपीट कर देता हूँ, जो हमने इसमें फाइनेंशियल ईयर माना है वो कब से माना है, हमने माना है जनवरी 1 से लेके 31 दिसंबर तक। तो अगर आप फाइनेंशियल ईयर मानोगे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, तो इसकी कैलकुलेशंस अलग हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन में ना आप ऊपर एक मतलब एक नोट या दे देना कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो जनवरी 1 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जो डेटा भी गिवन है ना वो ऐसे ही गिवन है। तो एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड होल्ड करो प्लीज। हाँ जी, सॉरी, मैंने बीच में पॉज कर दिया। मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर 6 मंथ्स ही लेंगे। क्यों 6 मंथ्स लेंगे, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन क्लियरली बता रहा है अर्निंग फॉर द ईयर निकालनी है हमें 31 मार्च 2024। कहाँ के लिए निकालनी है, 31 मार्च 2024। तो जो हमारा प्रीवियस ईयर शुरू होगा, तो वो प्रीवियस ईयर शुरू कहाँ से होगा, वो होगा हमारा 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। ठीक है, और हमने ये जो शेयर्स इशू हुए वो कब हुए, 1 जनवरी 2023 को। तो हम तो अप्रैल से लेंगे, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त से। ठीक है, आप, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर थोड़ा गलत बता दिया था, तो मैं सॉरी इस चीज के लिए। देखो हमें ना इसमें क्या निकालना होता है, जब हमें निकालना होता है ना अपने वेटेड शेयर्स, तो हम देखते हैं कि हमने ना शेयर्स को कब से कब तक यूज किया है। देखो जो हमारे पास 40 लाख शेयर्स ड्यू थे, वो कब से लेते, अप्रैल से लेके सितंबर तक थे। कहाँ से लेके थे, अप्रैल से लेके सितंबर। तो अप्रैल से लेके सितंबर से कितने मंथ्स होते हैं, 6 मंथ्स होते हैं। फिर अक्टूबर में हमने 10 लाख बोनस शेयर इशू किए हैं, तो तब हमारे पास आउटस्टैंडिंग कितने हो गए, तब आउटस्टैंडिंग हो गए हमारे पास 50 लाख। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली अप्रैल से लेके सितंबर तक हम 40 लाख हमने यूज किए हैं,
6 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 से किए, तो वो आ गए हमारे 20 लाख। और अक्टूबर से लेके मार्च तक यूज किए हमने कितने, फिर से 6 मंथ्स हो रहे हैं कितने, 50 लाख यूज किए, क्योंकि 10 लाख अब एडिशन हो चुके हैं, तो ये आगे कितने, 25 लाख। तो टोटल वेटेड एवरेज कितना आ गया, 45 लाख शेयर्स आ चुके हैं। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको गलत बता दिए, ये क्वेश्चन कॉपी नहीं किया हुआ, ये क्वेश्चन इंडियन ही है। मैंने क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 जनवरी देखा तो यहाँ पर 31 मार्च था, तो जो इसमें टाइपो एरर था वो मैंने जस्ट एकदम से ठीक करवा लिया। थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। गलती मतलब आपने तो नहीं बताई, बट मुझे खुद से पता चल गया कि मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी है, ठीक है। अगले में क्या आ गया, हमने अब देखा, ये आ गया हमारा वेटेड। अब हमें सिंपली क्या करनी है, हमें निकालनी है अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग्स कितनी थी हमारी वेटेड एवरेज की, 5 लाख हमारी अर्निंग्स थी, डिवाइडेड बाई की हमने 45 लाख, तो ये आ गया हमारा 11 पैसे। अब आप देखो रीजंस क्या ड्रॉप ऑफ 0.90 से 0.11 क्यों हुई है, क्योंकि हमने लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए हैं, जिससे हमारी अर्निंग क्या हो चुकी है, डाइल्यूट हो चुकी है। क्या हो चुकी है, डाइल्यूट हो चुकी है। तो अब मैं आपको अगर बताऊं, एडजस्टेड प्रीवियस ईयर अर्निंग पर शेयर कितनी है, 0.81, करंट ईयर कितनी है, 0.11, और रिस्क एडजस्टमेंट फैक्टर कितना है, 1.11। ठीक है जी। तो हम ये क्यों कर रहे थे, हमने ना ये क्यों निकाला है, मैं आपको अगर रीजन बताऊं, डिल्यूशन का इफेक्ट क्यों निकाला है। हम ना शेयर होल्डर्स को बताना चाहते हैं कि यही डिल्यूशन के बाद आपके शेयर होल्डिंग में ना कितना इम्पैक्ट पड़ा है, इसकी वजह से हम ये करते हैं। ठीक है, मैं एक बार चेक करूँ रिकॉर्डिंग हो रही है ना भाई, हाँ बीच में पीछे एक बारी मैंने रिकॉर्डिंग करी और वो प्रॉब्लम हो गई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जैन 25 आ चुके हैं। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 ना सेम आया हुआ है, ROI नो पैट के ऊपर। अब आप कहोगे चैप्टर 6 में जो आपने इतनी देर हमारी बर्बाद की है, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड में, वो तो आया नहीं है। तो देखो ऐसा है, 2 बारी क्वेश्चन पेपर में ना रिपीट हुआ है हमारा EVA वाला पार्ट, बट जो वैल्यू एडेड वाला जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में करा है वो नहीं हुआ। तो यू नेवर नो कि इस बारी वही वाला आ जाए और वो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इस करके बाइज्जत उसको देना। अब ये तो इजी पार्ट है, मैं आपको बता देता हूँ करके। ठीक है, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्वेश्चन पेपर आपको आई थिंक राधिका ने इसमें चिपकाया नहीं चिपकाया, जनवरी 25 का क्वेश्चन पेपर है। ट्राइम लिमिटेड स्टार्टेड ऑपरेशन 1 ईयर अगो, 2 डिविजन थे उसके, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, लाइट वेट व्हीकल और हैवी वेट, वहां पर था कमर्शियल और रेसिडेंशियल, जो भी था कमर्शियल और वो वाला वो था, और इसमें ये वाले नाम बिल्कुल सेम। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, 12% है, और सेम डेटा ऐसे देखो गिवन हमें। तो जो बैक वाला पेपर होता है ना, काफी इजी बनाते हैं वो। सेल्स, डिविजनल, EBIT, शेयर कैपिटल, बिल्कुल सब कुछ सेम है, देख लो आप। और टैक्स रेट है 30%, और हमें अब यही बताना है कि आपको EVA ROI बतानी है और बाद में आपको EVA बताना है। एक बार क्वेश्चन देख लो, डेटा या तो मैंने आपको बता दी, सर यहाँ पर 12% है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये मेरे लिए आप एक बार ये डेटा देख लो, मैं फिर क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं ROI निकालनी है। ROI का फॉर्मूला कहते हैं EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड और नो पैट। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलो लाइट वेट व्हीकल के लिए निकाले थे, EBIT हमें क्वेश्चन में गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, इक्विटी प्लस डेट करके, वो आ गई हमारी इतनी। ROI का फॉर्मूला क्या हो गया, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो आ गई हमारी 10.25। हैवी वेट के लिए भी हमने सेम करा, मैं रिपीटिशन नहीं करा, क्योंकि जब बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ रखा है, जब सिर्फ अमाउंट ही फर्क है, तो उसमें बताने की ज्यादा जरूरत नहीं, फिर हमने इंटरप्रिटेशन कर दी। जब हमें EVA निकालना है तो सेम चीज वही कर रही है कि नो पैट का फॉर्मूला लगाए। नो पैट का फॉर्मूला क्या होता है, वही EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, जो हमने करके पोस्ट टैक्स निकालते हैं। मैं रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने एक चीज दोबारा रिपीट मतलब समझा चुका हूँ, तो सोल्यूशंस आपके पास होंगे, आप देख सकते हो। EBIT फिर माइनस इंटरेस्ट किया, फिर टैक्स करा, फिर पोस्ट टैक्स हमने ऐड कर दिया, फिर हमने ऐसा निकाल दिया, सेम चीज हैवी वेट करी और हमने वो कर दिया, तो कुछ खास है नहीं इसमें। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। कॉम्पिटिशन ऑफ गुडविल एंड इट्स ट्रीटमेंट। आपने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो गुडविल होती क्या है, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि ये हुआ कैसे हुआ। देखो गुडविल का सिंपल मतलब क्या होता है कि आपने ना पास्ट में कुछ ऐसे कुछ कारनामे कर रखे हुए जिसकी वजह से आपका नाम बना हुआ। अब उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। आप मेरे एग्जांपल ले लो, 1 महीने से मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, दिन रात मेहनत करी है, और सिर्फ 3-4 घंटे दिन में सो रहा हूँ, और मेरे ना डार्क सर्कल भी आ चुके हैं, क्योंकि रीजन यही है कि पूरे महीने में अगर आप रोज 2-2 3-3 घंटे सोओगे, क्योंकि सिर्फ फाइनेंस के लिए नहीं, मैंने HR मार्केटिंग के लिए भी कंटेंट निकाला, और कई बार तो मैंने ऑडियोज भी मैंने मतलब बनाए HR मार्केटिंग के लिए भी, तो जिसकी वजह से नींद नहीं मिल रही।
बट उससे हुआ क्या है कि सब बच्चे जैसे सिमरनदीप के नोट्स या कुछ वीडियो या ऑडियो आता है, तो वो इस चीज पे ट्रस्ट कर लेते हैं कि अगर सिमरनदीप ने बनाया ना, तो ये कुछ अच्छा ही बनाया होगा। तो ये जो गुडविल मैंने बनाई है या जो मैंने करा है, ये मेरी मेहनत पास्ट की कुछ ऐसी परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से है। अगर कोई मुझे फ्यूचर में बोले कि मैं आपके साथ ना पार्टनरशिप करना चाहता हूँ आपके इस काम में, कि लेट्स हम इसको कमर्शियल बिजनेस करते हैं, तो क्या होगा? तो उस केस में मैं उसको कहूंगा कि तेरे को अगर मेरे बिजनेस में आना है, तो आपको मेरे साथ क्या लानी पड़ेगी? क्योंकि गुडविल भी लानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने पास्ट में काफी मेहनत कर रखी है। अब चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एबीसी लिमिटेड एक्वायर इनोवेट इनकॉर्पोरेशन फॉर रुपीज 1 लाख। 1 लाख, अच्छा पता नहीं क्या रुपीज 1 लाख लैक्स भी लिख दिया। चलो, द फेयर वैल्यू ऑफ इनोवेटेड आइडेंटिफेबल एसेट्स, उनके आइडेंट अच्छा 1 लाख लैक्स है। अच्छा 1 लाख लाख का है, ठीक है, लाख का लाख लिखा हुआ, ठीक है। और उसके जो एसेट्स हैं उसकी वैल्यू कितनी है? 700 लाख की। और उसकी लाइबिलिटीज कितनी है? 20 लाख रुपए की। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल यूजिंग नेट एसेट मार्केट वैल्यू, हाउ गुडविल बी ट्रीटेड इन द बुक्स। अब मैं आपको बताऊं, परचेज जो प्राइस करा है वो हमने कितने में करा है? 1 लाख लाख रुपए में। समझ गए मैंने क्या बोला है? 1 लाख लाख में। और हमारे आइडेंटिफाइड एसेट्स कितने हैं? 70 लाख के। और लाइबिलिटीज कितनी है? 20 लाख की। अब मैं अगर आपको बताऊं हमारे नेट एसेट्स कैसे निकलेंगे? नेट एसेट्स निकलेंगे 70 लाख माइनस लाइबिलिटीज, मतलब फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, वो आगे 50 लाख लाख के। गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल का फॉर्मूला है परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट नेट एसेट। सो परचेज कंसिडरेशन कितनी मेरी? वो है मेरी 1 लाख लाख की, और वो होगी 50 लाख। तो मेरा कितनी आ गई गुडविल? 50 लाख की आ गई। और अब ट्रीटमेंट कैसी होगी? एज पर इंडियस 103 या आईएफआरएस। आईएफआरएस तो वैसे ना हमारे सिलेबस में है नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब तो यूएस से, जैसे यूएस में ना यूएस गैप होते हैं, इंडिया में इंडियन इंडियस होते हैं। तो आईएफआरएस ना आप समझो एक तरीके का ना बहुत ज्यादा एक है, ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे, बट ये ना एक ओवरव्यू दे रखा है। तो हर कंट्री ना अपने हिसाब से चीजों को कर लेती है। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे अगर आप नेपाल में मोमोज खाओगे तो वहां का टेस्ट अलग होगा। आप दिल्ली में जैसे रजौरी गार्डन में, अब जहां मैं रहता हूँ यहाँ तो पंजाबी इलाका है, यहाँ के खाओगे तो यहाँ पंजाबी फ्लेवर आ रखे। तो सेम चीज आईएफआरएस ना एक तरीके का इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से एक ब्रॉडर है। तो जिस जिस कंट्रीज में आईएफआरएस जाते हैं ना, तो अपने हिसाब से चीजों को तोड़ मोड़ लेते हैं। जैसे हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना लिए, और यूएस वालों ने यूएस गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटेबल प्रिंसिपल्स बना लिए। तो ये क्या कहता है? गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल एसेट इन द एक्वायरिंग कंपनी बैलेंस शीट। इट इज नॉट amortized बट इट इज स्टैटिसाइड इम्पेयरमेंट इम्पेयरमेंट एनुअली। कि क्या इम्पेयर हो रही नहीं हो रही? अब ये भी बहुत टेक्निकल है, तो मैं आपको उसको समझाने नहीं चाहता, आप सिर्फ याद कर लेना। जो गुडविल परचेज होती है ना, वही बैलेंस शीट में आती है। जो सेल्फ हमने जनरेटेड होती है वो नहीं आती। अब आ जाओ अगले। ये है या क्या है ये? हाँ चलो, एक ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ये हमारी उस चैप्टर में से आया हुआ है। बहुत छोटे छोटा सा बेसिक सा था, मैं आपको ना उस पर भी चला ही जाऊंगा एक बारी। कंसोलिडेटेड वाला कहाँ से आया हुआ है? ये हमारा आया हुआ है। आई थिंक मैंने देखा तो था चैप्टर, कौन से चैप्टर से, हाँ सेकंड चैप्टर में से मैं एक बार आपको ना उसका देखा। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ पेरेंट कंपनी। कंसोलिडेशन का क्या मतलब है मैं आपको बताऊं। अगर एक होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की जब अकाउंट्स अपने साथ कंसोलिडेट मिक्स कर लेती है, क्योंकि जैसे अब लेट से, अब एक होल्डिंग कंपनी है एक्स और एक उसकी सब्सिडरी वाई। तो जब होल्डिंग कंपनी अपने 31 मार्च के बाद अपनी बैलेंस शीट बनाएगी ना, तो उसको एक वाई के भी डिटेल्स अपने साथ मेंशन करनी पड़ेंगे। तो कुछ चीजें डुप्लीकेशन हो रही है तो उसको काट लेती है। तो इसके ऊपर कंसोलिडेशन नेट प्रॉफिट, पेरेंट कंपनी पी हैज ए नेट प्रॉफिट ऑफ 80,000 एंड सब्सिडरी का एस का है नेट प्रॉफिट 30,000। हाउएवर 10,000 ऑफ एस प्रॉफिट कम्स फ्रॉम इंटरनल ट्रांजैक्शन विद पी। कैलकुलेट कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट। बहुत इजी। अब एक बात बताओ, लेट से मैं आपको बताऊं, अपने घर की बात बताऊं तो क्या हुआ, क्या आप इस बात को समझ सकते हो? मैं एक दिन ना घर पे फ्री बैठा हुआ था, तो मैंने पापा से बोला कि पापा आज पैसे कमाए घर बैठ के। तो पापा ने बोला घर बैठ के पैसे कैसे कमाते हो? तो मैं कहा बताता हूँ। मैंने पापा को बोला आपके पास 500 का नोट पड़ा है? उन्होंने बोला पड़ा है। तो मैंने बोला अच्छा 500 का नोट मेरे को दे दो। तो उन्होंने 500 का नोट मेरे को दे दिया। इनकम कितनी होगी मेरी? 500 की होगी। सामने मेरी मम्मी भी बैठी हुई थी, तो मैंने मम्मी को भी वही 500 का नोट दिया सेम। मैंने मम्मी से बोला कितनी इनकम होगी मम्मी की? मम्मी ने बोला 500 की। फिर मैंने मम्मी को बोला ये पापा को नोट दोबारा से वापस करो। पापा की भी 500 की इनकम होगी। पहले पापा के 500 थे, अब 500 और आगे 1000। हम पूरा दिन ऐसे घूमते रहे, पूरा दिन नोट घुमाते रहे और अपनी बुक में लिखते रह गए कि सिमरन की इनकम कितनी। हमने एक दिन में करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए उस सिर्फ 500 के नोट से ही। समझ गए मैंने कैसे बात बोली है? तो अगर ऐसे होना शुरू हो गए तो अंबानी अडानी तो कुछ है ही नहीं। हम तो एक दिन में पूरी रजौरी या पूरा दिल्ली खरीद लेंगे।
तो ऐसा थोड़ी ना होता है। अब सेम चीज इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। जब पापा ने मेरे को कोई नोट दिया, तो उस वो सिर्फ एक इंटरनल ट्रांजैक्शन हो रही है, उससे कोई प्रॉफिट थोड़ा ना कमाया जा रहा है। सेम चीज समझो, जैसे कोई मारुति सुजुकी कोई कंपनी है, उसके एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को कोई सामान बेचा, तो अगर हो सकता है उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट हो, तो अगर हम जब कंसोलिडेट करते हैं ना, तो वो वाला जो प्रॉफिट होता है उसको हम हटा देते हैं। वैसे ना आईपीसीसी सी एंटर, जो लोग सुन रहे होंगे उनको समझ में आ जाएगी। एक चैप्टर भी होता था इंटर डिपार्टमेंट या इंटर कंपनी करके, मैं भूल चुका हूँ, थोड़ा टाइम हो गया पढ़े हुए, ऐसे ही कुछ होता था। उसमें भी सेम चीज होती थी, बट समझ गया जो मैं कहना चाह रहा था आपको। अब देखो कि नेट प्रॉफिट ऑफ पेरेंट कंपनी कितने, 80,000। नेट प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कितने, 30,000। जो 10,000 है ना, जो इंटरनल ट्रांजेक्शन से आ रहा है, उसको मैं हटा दूंगा। तो सिंपल क्या करा, दोनों को प्लस करके फिर मैंने क्या करा, 10,000 को मैंने हटा दिया। जब मैंने हटा दिया तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, 1 लाख हो गया। ठीक है, बस अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इतना ही था। अब मैं आपको थोड़ा सा और एक चीज है मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। आ गया भाई, कहाँ है, रेशियोज। ये हमारे चैप्टर 1 की कुछ रेशियोज हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये रेशियोज भी ना याद करके जानी पड़ेगी, क्योंकि यू नेवर नो हमारे पेपर में कैसा जाए। जो हमारा भी पिछला पेपर हुआ है, बताओ, मैं तो उसका भी नाम भूल चुका हूँ भाई, क्या होगा मेरा जिंदगी में। कौन सा था हमारा पिछला पेपर, मर्चेंट बैंकिंग था, नहीं, हाँ रिस्क मैनेजमेंट। बताओ यार, कितने तो बुरे हाल हो चुके हैं। जो हमारा फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट था, उसमें भी रेशियोज का क्वेश्चन आया था ना। तो ऐसे ही ना ये करके जाना। मैं उस टाइम पे भी बच्चों को बोल रहा था कि करके जाओ, कुछ बच्चे नहीं करके गए, तो एग्जाम सेंटर में मुझे कह रहे थे कि यार हमने आपकी बात नहीं सुनी, तो इस बार सुन लो और करके जाना। ठीक है, अब क्या दे रखा हुआ है, एक तो होता है हमारा वर्टिकल एनालिसिस होता है। वर्टिकल एनालिसिस का क्या मतलब होता है, जब हम इनकम स्टेटमेंट में हम करते हैं। और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है एक। उसके बाद आ जाती है हमारी रेशियोज। ठीक है, ये तो आप पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है ये तो आप खुद पढ़ सकते हो, थ्योरेटिकल है। मेरा भी मेजर कंसर्न है प्रैक्टिकल बताने का। एक क्विक रेशियो होती है, एक होती है करंट रेशियो होती है, एक नेटवर्किंग कैपिटल बता रखी है, एक डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू कैपिटल रेशियो, डेट टू इबिटा इबिटा रेशियो, फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, फिक्स्ड कवरेज रेशियो, फिर इन्वेंट्री टर्नओवर, अकाउंटिंग रिसीवेबल। अब ऐसी ना रेशियोज मेंशन है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कम से कम इन रेशियोज को याद करके चले जाना, सो दैट अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पर आप अप्लाई तो करके आ सको, अप्लाई तो करके आ सको, और ये भी नोट्स आपको वहां पर मेंशन मिल जाएंगे। तो सारी रेशियोज ना वहां पर आपको मेंशन है, और आप एक बार इसको रीड कर लेना। मैंने आपको बता दी है। अब चैप्टर नंबर 1 पे ऊपर ना थोड़ा सा और कुछ पार्ट था। एक सेकेंड, मैंने ना देखा था बुक में, पेज नंबर तो ऐसे नहीं पता, 10 पे आ गया, 15 पे रुको। एक ना रेशियो का क्वेश्चन था, मैंने सोचा था मैं वो करा दूंगा। देखो ये सारे फॉर्मुलास गिवन है, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। ये देखो, रेशियोज के, लिक्विडिटी रेशियो, लीवरेज रेशियो, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी रेशियो, सबके गिवन है फॉर्मूलाज। हाँ, एक क्वेश्चन है देखो, जैसे आपको नेट इनकम गिवन है, रेवेन्यू गिवन है, सब कुछ ना आपको गिवन है चीजें। देखो मैं अब रिपीट तो नहीं कर रही चीजें। अब आपको ना कैलकुलेट करनी है, जैसे आरओई, तो आपको सिर्फ फॉर्मूलाज पुट करने हैं और आपकी चीजें आ जाएंगी। आपको कुछ भी ना अलग से नहीं करना। अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है, अगर आपको सारे फॉर्मूलाज याद हैं, तो आपको सिर्फ इन चीजों को ना डिवाइड मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। डू पॉइंट भी बताया हुआ है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर जो हमने कर रखा है। तो प्लीज ये रेशियोज को ना याद कर लेना। सेम चीज यही है। आई थिंक एक और क्वेश्चन था, मैं देख लेता हूँ है या नहीं है। ये देखो, ये बुक का क्वेश्चन था हमारा, वैल्यूएशन अप्रोच का, नेट एसेट मार्केट वैल्यू। सेम क्वेश्चन जो अभी हमारा आया हुआ है ना बुक में, जो मैंने आपको गुडविल निकालने वाला बताया, 1 लाख का सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है गुडविल का। तो मैं इस करके आपको कह रहा हूँ कि भैया जो बुक के क्वेश्चन हो ना, उसको पक्का से करके जाया करो, ये आ सकते हैं। आई थिंक नहीं, यही था बस। एक बारी मैं आपको ना कंसोलिडेशन थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसमें है वैसे कुछ भी नहीं, बट स्टिल मुझे ना थोड़ा लगा। वैसे तो आप खुद भी ना रीड कर सकते हो। जैसे ये चीज है देखो, एक कंपनी का नाम बताया हुआ है, सपोज इन अ लेटर फिस्कल ईयर ड्यू टू द मार्केट शिफ्ट अंडर परफॉर्मेंस स्टार्टअप, द इन्वेस्टमेंट इज रिकवरेबल वैल्यू। नहीं, आई थिंक रुको, मैंने कुछ पढ़ा था, मैं आपके साथ ना हाँ, जैसे ये था देखो,
consider India Corporation and its subsidiary Trek Sub. If India Corporation has a net income of 50 लाख, ठीक है, और जो उसकी सब्सिडरी है उसकी इनकम कितनी है 30 लाख, और 5 करोड़ है जो आ रहा है इंटरनल डीलिंग से, तो कंसोलिडेटेड नेट इनकम कितनी हो जाएगी 75 लाख। कैसे? पहले आपने 50 करोड़ को ऐड किया, 30 करोड़ को ऐड किया, और जो उनकी इंटरनल ट्रांजैक्शन थी 5 करोड़, उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये वाला क्वेश्चन भी शायद दो दो तीन तीन नंबर में या 5 नंबर में आ जाए। तो कंसोलिडेशन का सिंपल मतलब होता है जब भी आप होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी के साथ बैलेंस शीट पीएनएल सब कुछ कर रहे हो, तो जो उसकी इंटरनल ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उसके इम्पैक्ट को ना नलिफाइड करना होता है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ क्या है। अब जैसे सेम चीज बैलेंस शीट का है, देखो इंडिया कॉर्पोरेशन और टैक्स सब्सिडी था, और उन्होंने क्या करा, उसके एसेट से 200 करोड़ के और लाइबिलिटीज थी 150 करोड़ की, और टैक्स सब्सिडी के एसेट्स और लाइबिलिटीज थे 100 150 करोड़ के। तो कंसोलिडेटेड कितने हो गए, मैंने एसेट्स को प्लस कर दिया दोनों को एक साथ, और लाइबिलिटीज को भी क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो टोटल एसेट्स कितने हो गए मेरे 300 के, टोटल लाइबिलिटीज कितनी होगी 200 की, और बाकी तो इन्होंने पता नहीं अपनी मनमर्जी से डेटा। तो मतलब मेरे एसेट्स को भी प्लस कर दो और लाइबिलिटीज को भी क्या कर दो, प्लस कर दो। ये भी देख लेते हैं एक बारी क्या इंडियन कॉर्पोरेशन, इसका क्या है, ऑपरेशन से कितना आ रहा है, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन आ रहा है 40 करोड़, और इन्वेस्टिंग से इतना आ रहा है, और फाइनेंसिंग से इतना आ रहा है। मतलब कैश फ्लोज बताए मैं सबके कैश फ्लोज। अब मुझे क्या करना है, कैश फ्लोज को कंबाइन करना है। तो कैश फ्लोज को भी कंबाइन कैसे करूंगा, दोनों को ऐड बैक कर दो, बस बात खत्म हो गई। बस, और तो आई थिंक कुछ भी नहीं है। चलो ये भी देख लेते हैं। डेली इन्वेस्टमेंट है, उसने बाय करे 30% इंटरेस्ट इन टेक्स स्टार्ट 50 करोड़ का, और उसकी डिक्लेयर की उसने 50 करोड़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अब ये क्या करे, कह रहे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी 30% से। तो सिंपल क्या करा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी 50 की, और शेयर हमने कितने खरीदे, उसके 30% खरीदे, वो कितने 6। तो रिवाइज कितनी होगी 56 होगी। क्यों? क्योंकि 30% हमने खरीदा 20 करोड़ का, पूरी कंपनी नहीं खरीदी, हमने सिर्फ 30% खरीदा 20 का। तो 6 करोड़ ही हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। तो बहुत इजी सी है, बस आप रीड कर लेना, और तो कुछ भी नहीं है इसमें। एक बार इसको भी रीड कर लो, कुछ भी नहीं है। कि पहले हमारे पास कैरिंग इम्पेयरमेंट थी 56 की, फिर हमने रिकवरेबल अमाउंट 40 का किया, तो जो हमारे इम्पेयरमेंट लॉस था वो कैसे है, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, वो आ गया 16 का। बहुत ज्यादा इजी है, जस्ट एक रिपीटिशन ही है, और कुछ मतलब रीडेबल ही है, और कुछ खास नहीं है। एक बार इसको रीड कर लेना, कंसोलिडेशन वाली चैप्टर को भी। तो मैं आपको सिंपल बताऊं, जो मुझे ऐसा फील हो रहा है, चैप्टर 2 में से प्रैक्टिकल आ सकते हैं, और इसके अलावा हमारा जो भी हमने पढ़ा है अर्निंग पर शेयर, वो कौन सा है हमारा, कहाँ गया भाई, कहाँ गया भाई, बताओ यार। अभी अर्निंग पर शेयर एक तो हो गया, चैप्टर 2 में से आ सकते हैं प्रैक्टिकल, एक चैप्टर 3 में से प्रैक्टिकल आ सकते हैं, एक चैप्टर 4 में से प्रैक्टिकल आ सकते हैं, और चैप्टर 6 में से प्रैक्टिकल आ सकता है। तो ये वाली प्रैक्टिकल आ सकता है। थ्योरी के लिए मुझे लगता है कि 7 चैप्टर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर 8वें में से कुछ थ्योरी आ जाए, तो 7वें 8वें में से थ्योरी आने के ज्यादा चांसेस है। बाकी मैंने आपको बता दिया। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो के नीचे अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख के जाना, और वीडियो को लाइक भी करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना, क्योंकि वीडियो बनाने में ना बहुत ज्यादा क्या लगते हैं, एफर्ट्स लगते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरी इतनी बकबक सुनने के लिए। आई होप मैंने आपको थोड़ा सा आपकी लाइफ में कभी वैल्यू एडिशन किया हो, तो कबो कबो मुझे भी याद करते रहना। तो तब तक के लिए सी यू सून, टाटा बाय बाय।